उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये। और इसके अंदर ऑब्वियसली इससे पहले हम सवाल करना शुरू करते हैं, थोड़ी सी थ्योरी जो होती है इसके अंदर वैसे देखो ये होती है कि मतलब बिल्कुल जीरो से अगर मैं फटाफट बताता जाऊँ आपको तो ये होता है कि भाई देखो ऐसा है कि अगर एक पार्टिकल है, ठीक है, और इसमें सबसे पहले जो दो टर्म आते हैं वो एक होता है पीरियोडिक मोशन और दूसरा होता है ये ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो अब पीरियोडिक ऑसिलेटरी होते हैं, ऑसिलेटरी पीरियोडिक होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं या दोनों एक ही चीज़ होती है। तो मतलब कहने का मतलब अगर कोई मोशन पीरियोडिक है तो ऑसिलेटरी होगा ही नहीं होगा, क्या मतलब ऐसा पॉसिबल है कि कोई मोशन पीरियोडिक हो ऑसिलेटरी ना हो, या पीरियोडिक ना हो ऑसिलेटरी हो, या पीरियोडिक भी ना हो और ऑसिलेटरी भी ना हो, या पीरियोडिक भी हो और ऑसिलेटरी भी हो? मतलब क्या इस तरीके का कोई एग्जांपल आपको मिल सकता है क्या? पीरियोडिक भी हो और ऑसिलेटरी भी हो का एग्जांपल बहुत आसान है। ज़्यादातर चीज़ें जो है वो पीरियोडिक ऑसिलेटरी करके होती है। वैसे पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? वो मोशन जो अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन का मतलब ये होता है कि अच्छा अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, क्योंकि भाई हम पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हैं, तुम मुझे बताओ कि अगर मैं कहता हूँ कि कोई पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहा है कि वो अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, ठीक है, वो अपने एक ही पाथ के ऊपर मूव करता जा रहा है, तो क्या वो ऑसिलेटरी मोशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? टू एंड फ्रो होना चाहिए, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन के अंदर टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। अगर जैसे कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो वैसे वैसे घूम रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं कहलाएगा। ऑसिलेटरी मोशन कब कहलाएगा? जब वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रुकेगा फिर वापस जाएगा उसी पाथ पे, रुकेगा फिर वापस आएगा। टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन करते हुए अगर वो अपने पाथ को फॉलो करता है तो उसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी कैसे हो सकता है? तो पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी तो बहुत आसान है, बस सीधी सी बात है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर एक डब्बा है, ये एक मास है और ये रस्सी है। अब इसको अगर मैंने एक तरफ खींचा छोड़ दिया, ये जो मोशन है ये क्या है? ये एक ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। और ये एक ऑसिलेटरी मोशन चल रहा है बढ़िया। ये पीरियोडिक भी है क्योंकि ये इक्वल इंटरवल्स में क्रॉस कर रहा है। अब मैं यहाँ पे डैम्पिंग या जो कुछ भी या कोई भी लॉसेस हो रहा है उनको अगर मैं निगलेक्ट कर दूं तो ये एक्चुअली उतने ही एम्पलीट्यूड पे बढ़िया आराम से घूमता टहलता रहेगा। इसको प्यार से सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, या सॉरी इसको प्यार से सिंपल पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। तो ये हुई बात पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी की। अच्छा, क्या कोई ऐसा होता है कोई पाथ पीरियोडिक भी हो, पीरियोडिक भी नहीं हो और ऑसिलेटरी भी नहीं हो? उसमें क्या है, कोई भी चीज उठा के फेंक दो, वो जो उसका जो पाथ था पैराबोला पे चला गया है, कुछ भी कैसा भी अजीब सा बात है, वो ना पीरियोडिक है ना ऑसिलेटरी है। अगर मैं कहता हूँ कि वो ऑसिलेटरी हो वो पीरियोडिक ना हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्या हो सकता है कि जैसे भाई मान लो कि एक यहाँ पे दीवार है, एक यहाँ दीवार है, ये जमीन है और यहाँ पे मास है, इसको मास को देखी तरह वेलोसिटी दे दी और ये टक 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 और ई की जो वैल्यू है यहाँ पे 1 के सिवा कुछ और है, तो वो टक 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 मतलब जो भैया टाइम इंटरवल जो है वो लगातार चेंज होता जा रहा है, ठीक है। वो अपने आप को रिट्रेस तो कर रहा है तो ऑसिलेटरी है, पर वो पीरियोडिक नहीं है। पीरियोडिक हो पर ऑसिलेटरी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, वही वो वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, कोई चीज अगर वर्टिकल सर्कल में घूम रही है तो इस केस में क्या हो रहा है कि जितने इंटरवल जितने टाइम में वो घूम के आता है हर बार उतने टाइम में घूम के आ रहा है, लेकिन वो ऑसिलेटरी नहीं है। और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो भी वो ऑसिलेटरी है पर पीरियोडिक नहीं है। जैसे कि इसी केस के अंदर अभी जो मैंने लिस्ट को लटकाया था, इसकी हेल्प से मैं इसको तो डिपिक्ट कर सकता हूं, सिंपल पेंडुलम। क्या मैं इसको डिपिक्ट कर सकता हूं? पीरियोडिक बट ऑसिलेटरी, पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको या तो वर्टिकल सर्कल में घुमा दूं, ठीक है, टूट नहीं जाए, या फिर एक और काम भी कर सकते हैं, वो ये है कि मैं इसको कोनिकल पेंडुलम में घुमा दूं, कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है जमीन पे और जो टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन ये नहीं है। हालांकि ये अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है लेकिन फिर भी ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, क्योंकि मोशन टू एंड फ्रो टाइप का नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो कि मुझे चाहिए कि भाई मोशन जो है वो ऑसिलेटरी हो, ऑसिलेटरी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑसिलेटरी होने के लिए होना पड़ेगा कि जैसे मान लो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम 3 तरीके के होते हैं, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल और एक होता है न्यूट्रल। कढ़ाई के अंदर कंचा रख दिया तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, थोड़ा सा मूव करेंगे वापस आएगा। उसी कढ़ाई को उल्टा करके फिर कंचा रख दिया, अब ये अनस्टेबल है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया भाग जाएगा। और अगर फ्लैट सरफेस के ऊपर कंचा रख दिया तो ये न्यूट्रल है, उठा के कहीं और रख दिया वो वहां भी खुश है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और इस केस में अगर इसको ऐसे झुलाते हैं तो ये अपने बढ़िया आराम से नाचता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहां क्या होता है कि बेसिकली हम लोग कह सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन तब होगा जब जो फोर्स होगी वो रिस्टोरिंग टाइप की होगी, यानी कि एक्चुअली फोर्स जो होनी चाहिए वो -k × x⁴ 2n + 1 के ऑर्डर की होनी चाहिए।
ऑड मल्टीपल ऑड पावर होनी चाहिए x की, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो फोर्स ऐसी होनी चाहिए ताकि अगर x पॉजिटिव हुआ तो फोर्स नेगेटिव हो गई, और x पॉजिटिव हुआ तो फोर्स नेगेटिव होनी चाहिए, और x नेगेटिव हुआ तो फोर्स पॉजिटिव होनी चाहिए। ये होती है रिस्टोरिंग फोर्स। और इनफैक्ट जब भी फोर्स ऐसी लगती है जो मोशन आता है वो हार्मोनिक मोशन आता है, ठीक है। पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, अरे आप तो भूल ही गए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर तो ये आ जाएगा कि अब ये तो हार्मोनिक मोशन है। नाउ वैसे एक बात बता दूं, देयर इज नथिंग सिंपल, व्हाट सिंपल अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब ऐसा नहीं कि आप सवाल का चैप्टर का नाम सुन के आप उसमें आ जाओगे अरे तो बहुत सिंपल होगा, है सिंपल पर एक बार समझ में आ जाए उसके बाद, ठीक है। एक्चुअली इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द हार्मोनिक मोशंस। अब इस चीज को अगर मुझे सिंप्लीफाई करना होगा तो मैं क्या करूंगा, n को 0 डाल दो, ठीक है। तो यानी कि जो SHM की जो इक्वेशन बनती है वो बनती है ये वाली, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्मेट में आ रही है तो इसका मतलब जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। प्लीज नोट, बहुत कान खोल कर सुन लो, उन लोगों के लिए जो SHM पूरा पढ़ चुके हैं और उसका कई जगह यूज कर चुके हैं, और उसके बाद एक महान काम है जो वो बार बार घुसरते रहते कहीं ना कहीं कि सर एम्पलीट्यूड जो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो छोटा होगा। नाम सुना होगा आपने एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड छोटा होगा। ये मतलब कतई सच नहीं है, मतलब दूर दूर तक बहुत अजीब सी बात है ये, ठीक है। कहीं नहीं लिखा भाषा के अंदर के फोर्स की SHM के लिए एम्पलीट्यूड छोटा होना चाहिए या जो उसका मूवमेंट है वो कम होना चाहिए। वैसे प्यार से बोलते थे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इसका मतलब ये थोड़ी कि मतलब थोड़ा सा करा तो ठीक है, ज्यादा कर जाता फिर तो देख लेना हम नहीं खेल रहे हैं फिर। अरे क्यों, सिंपल सिर्फ यही कंडीशन है। हाँ कभी कभी क्या होता है कि जैसे फोर्स की वैल्यू आ गई, जैसे माइनस के साइन एक्स आ गई या कुछ अजीब सी आ गई, उसमें आपको अप्रोक्सीमेशन लगानी पड़ती है कि एक्स छोटा होगा तभी तो साइन एक्स को एक्स लिखेगा, तो इसलिए हम एक्स को छोटा मानते हैं, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा आ गया कि वो मतलब ये एक्स स्क्वायर या एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, इस टाइप की फोर्स आ गई। अब मुझे ये चाहिए कि फोर्स जो है एक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, या नीचे भी एक्स आ रहा है, तो ऐसे केसेस में एक्स को अगर आप छोटा मान के ए के सामने रिलेक्ट करके इसको यहाँ पे ए लिख दो नीचे अलग से, तो उस केस में काम चल जाता है, ठीक है। पर एक बात निश्चित है कि फोर्स के मतलब ये कहना कि किसी भी SHM के लिए या उसका टाइम पीरियड निकाल पाने के लिए फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटा होना चाहिए, ये वाली बात गलत है। इवन हम लोग तो हम तो कोई छोटी मोटी बात क्या कर रहे हो, हम तो याद होगा आपको ग्रेविटेशन के अंदर हम तो यहाँ इसका टाइम पीरियड भी निकाला हुआ है, अर्थ की पूरे टनल खोद के 6400 किलोमीटर को छोटा एम्पलीट्यूड तो नहीं होता भाई, ठीक है। हमने 6400 किलोमीटर का भी यहाँ से वहां तक का टाइम पीरियड निकाला है कि नहीं निकाला है, कितना आया था वो टाइम पीरियड, जल्दी बोलो। अपने क्लास में निकाला है, बताया भी था मैंने बार बार चीख चीख के, हाँ बोला भी था बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है, बहुत सुंदर नंबर है, नलायक कहीं कैसे भूल गए। 5050 सेकेंड्स, अरे हाँ अब क्या, अब तो सबको याद आ जाता है बताने के बाद तो, ठीक है। तो खैर ये जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का की डेफिनेशन होती है, ठीक है। F इक्वल टू माइनस के एक्स, इसके सिवा और कुछ नहीं है। इसी को जब सॉल्व करते तो A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाता है। मैंने ये वाली बात आपको पहले भी बताई है, अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर बताई है कि कभी भी किसी भी सिनेरियो के अंदर जब टाइम पीरियड निकालना होता है तो क्या करते हैं, टाइम पीरियड निकालने के लिए हम हमेशा पहला काम ये करते हैं कि जो भी चीज जहां भी रखी है वहां को उसकी चीज को पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढो, फिर उसको वहां से डिस्प्लेस करो, ठीक है। चलो एक काम करते हैं ना, एक सिंपल वाला केस ले लेते हैं कि भाई मान लो एक स्प्रिंग है, एक यहाँ पे मास है, मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, फिर इसको यहाँ से थोड़ा सा इधर हटाया, डिस्प्लेस किया x से, तो अब उसके बाद अगली स्टेप क्या होती है, पहला स्टेप फाइंड द मीन पोजीशन, ठीक है। दूसरा स्टेप डिस्प्लेस इट बाय x, ठीक है। और एक बार डिस्प्लेस हो गया x से तो उसके बाद क्या है, टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी, सॉरी टाइम पीरियड नहीं, फिर हम लिखते हैं उस पे लगने वाली फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस के एक्स आई जाएगी, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो माइनस के बाय एम एक्स आ जाएगी। इसको अगर आपने इससे कंपेयर किया तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि 2 पाई अंडर रूट m बाय के, और इसका टाइम पीरियड आ गया। इन जनरल अजीब से अजीब गंदे से गंदा कैसा भी डायग्राम बना हुआ, हमेशा टाइम पीरियड निकालने का तरीका यही होता है। स्टेप्स क्या है, पहली स्टेप पी पोजीशन उठो, दूसरा एक्स डिस्प्लेस करो, तीसरा फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स निकालो, चौथा रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन निकालो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में, और टाइम पीरियड हमेशा 2 पाई बाय ओमेगा होता है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर ये तो सीधे सीधे भाग रहे थे, ये ओमेगा जो है ये कहां से आया, एंगुलर से ओमेगा से तो समझ में आता है घूम रहा है, कहीं तो फील आती है घूम रहा है,
ये कहाँ घूम रहा है, तो चल रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है, इस बात का मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर ये स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है तो ओमेगा समझ में नहीं आया थोड़ा सा, तो इसके लिए छोटी सी कहानी है ये। मतलब वैसे तो ये कहानी क्रैश कोर्स में कहानी सुनाना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, आई कांट रेजिस्ट दैट। बिना उसके तुम्हें फेजर एंगल समझ में नहीं आएगा। सुन लो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कहानी थोड़ी फनी हो सकती है, लेकिन जब तुम इसे सुनोगे और जब ये खत्म होगी तब तक फेजर डायग्राम खत्म हो चुका होगा, इसलिए इसको सिर्फ कहानी की तरह मत सुनना, ठीक है, काम की चीज है। चलो, तो कहानी है कुछ इस तरीके की, ये क्या आ गया, अच्छा, तो कहानी है कुछ इस तरीके की। तो पहले तो मैं आपको एक दो बातें बता दूं छोटी छोटी, जैसे अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए को डाल दिया क्या क्या डाल दिया, dv बाई dt डालोगे, नहीं v dv बाई dx डाल दिया, v dv बाई dx डाला, dx उधर ले गया, इंटीग्रेट किया, वेलोसिटी आ गई x के टर्म्स में, फिर v को dx बाई dt डाल दिया, फिर dt उधर ले गए, फिर dx x का टर्म नीचे ले आया, फिर इंटीग्रेट कर दिया। दो बार इंटीग्रेट करने के बाद x की जो वैल्यू आती है वो आती है a sin ओमेगा t प्लस 5, और उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5, उसी को फिर से डिफरेंशिएट करके a की वैल्यू आ जाएगी माइनस a ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा t प्लस 5। हो सकता है आपके दिल में ख्याल आए कि सर हमें क्या पता, हमें कैसे पता कि इंटीग्रेट में यही आता है, तो या तो करके देख ले, या फिर एक काम करते दो बार डिफरेंशिएट करके देख ले वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल आ रहा है, दो बार डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, इसको और इसको डिवाइड कर दो। जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, ए से ए कटेगा, साइन मसाले से साइन मसाला कट जाएगा, बस ये माइनस ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वाली बात सही है, पर दिक्कत ये ना कि यार ये सर यहाँ से ना हमारा एसएचएम में मूड खराब होना शुरू हो जाता है। ये क्या है यार, ये क्या, ये तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री इतनी बेकार हमारी, खासकर जिन लोगों को फेजर डायग्राम जो लोग एसएचएम ज्यादातर उन लोगों का कमजोर होता है जिनकी ट्रिग्नोमेट्री उड़ी हुई होती है, ऐसे लोग नहीं बचपन में खो गई थी इनकी, ठीक है, तो ये कर ही नहीं पाएगा भैया, जब करने का मौका था तो थी नहीं हमारे पास, बाद में बहुत दिनों बाद पता चला बिस्तर के नीचे पड़ी हुई थी। तो खैर इसको समझने का तरीका निकालते हैं, ठीक है भाई। बेसिकली अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो एक हैक है जिससे आप बिना ट्रिग्नोमेट्री के भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का सवाल कर सकते हो। मतलब ऐसा भी नहीं, बिल्कुल नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा बहुत बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, बाकी काम चल जाता है, ठीक है। तो कहानी है एक लड़के की, लड़के का नाम था लवली सिंह, ठीक है, और लड़की का नाम था छाया। बॉडीगार्ड पिक्चर चल रही है, तो लवली सिंह और छाया। अब ये उसमें उसका बॉडीगार्ड है नहीं अभी तक, ठीक है, इसका मूड है कि छाया पड़ जाए, पर छाया है कि वो तो देखती नहीं उसकी तरफ। अच्छा, छाया बहुत सीधी, बहुत ही सीधी, मतलब गौ लड़की बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, दिक्कत ये है कि वो लवली सिंह को समझ में नहीं आ रहा कि छाया चाहती क्या है, ठीक है, वो तो बस उसको देख रहा है, वो देख रहा है, कभी कभी रास्ते में मिल जाए, कभी टकरा जाए, कभी हाय हेलो कर ले, कभी दोस्ती हो जाए, थोड़ी सी कुछ तो हो जाए। लेकिन छाया की तो उसको चालें समझ में नहीं आती, ऐसे जाती एकदम से एक्सीडेंट हो जाती, बहुत हो जाती, एकदम ब्रेक लग जाती, एकदम रुक जाती, फिर वापस आती, फिर एक्चुअली जो छाया का मोशन था वो ऐसा था। अब ये तो कद्दू समझ में आया लवली सिंह के, ये तो कद्दू समझ में आएगा लवली सिंह के अरे यार ये पता नहीं क्या कर रही है, और ठीक है। और इस चीज से बचने के लिए अब क्या करेंगे लवली सिंह, तो भाई लवली सिंह ने एक्चुअली बहुत स्टडी करी, इसको पढ़ा, सब मतलब इतनी पढ़ाई करते तो कॉलेज से पास आउट हो जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने इसकी स्टडी करी कि छाया कब कहाँ जाती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, कहाँ जाकर रुकती है, वो सारी चीजें कर रहे हैं। जब उसने बहुत भयानक स्टडी करी तब उसको ये बात समझ में आई कि एक्चुअली जो छाया है वो और कुछ नहीं, वो तो बहुत सीधी है, जिसको अभी तक ये समझ रहा था कि बहुत गड़बड़ है, वो तो बेचारी बहुत सीधी है, और वो तो अपने पिताजी के इशारा में नाचती रहती, जो उसके पिताजी बोलते वो करती चुपचाप। अच्छा, पिताजी भी बहुत सीधे हैं, ठीक है, मिलिट्री में थे पहले, ठीक है, पर हैं बहुत सीधे, वो तो चुपचाप एक सर्कल पे घूमते रहते हैं, ठीक है। उनके सर्कल का जो रेडियस है वो है ए, एम्पलीट्यूड ए, ये वाला ए। हो सकता है आपके दिल में ख्याल है सर ये आपने एक बार बताओ, जब इंटीग्रेट करे दो बार ए और फाई कहां से आ गई? अरे वो दो बार इंटीग्रेट किया तो दो बार कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया ना, तो तो उसमें ये फाई आते हैं। चलिए ये आ गया ए, ठीक है। अच्छा, ये है इनको, ये है एक्चुअली छाया के पिताजी, ठीक है। कौन है ये? छाया के पिताजी। वैसे सही भाषा में बोला जाए, जो किताबों में जो भाषा लिखी होती है उसमें ये, एक मिनट, ये कहानी सिर्फ सत्य घटनाओं पे आधारित है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार बिल्कुल ही मतलब फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, ये सत्य घटनाओं पे आधारित है, किताबों में लिखी हुई है कहानी, बस नाम ये नहीं है चीजों के। तो अब जैसे ये है, अब ये
जो किताबों में जो इस पॉइंट के लिए नाम लिखा हुआ है, इट इज एन इमेजिनरी पार्टिकल विच इज मूविंग ऑन अ सर्कल, जिसके हम लोग यहाँ परछाई की बात कर रहे हैं। परछाई जो है वो इस वाले लाइन पे जा रही है, और परछाई ही छाया है, इसीलिए छाया का नाम छाया है। ठीक है, ये उसकी शेडो है एक्चुअली। अगर साइड से लाइट जल रही होती तो ये उसकी शेडो है। ठीक है, किसकी? इमेजिनरी पार्टिकल की, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? छाया के पापा। अब छाया के पापा इमेजिनरी पार्टिकल, ये कहने में बड़ा अजीब लगता है। तो एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने जैसे क्लास में पढ़ाना शुरू किया, मैंने कहा ये देखो छाया के पापा, ओहो इमेजिनरी पार्टिकल में इसका कोई नाम रखते हैं, और नाम ऐसा रखो ताकि नाम को सुनते समझ में आए घूम रहा है। और जैसे मैंने ये बोला, पता नहीं उस दिन क्या हुआ, एकदम सारी क्लास ऐसा चला शक्तिमान। बात तो सही है, शक्तिमान के नाम समझ में आ रहा, घूम रहा। ठीक है, तो चलो ठीक है भाई, इसका नाम उसके बाद से रखा गया शक्तिमान। आज तक इसका नाम शक्तिमान ही है। तो शक्तिमान और छाया की कहानी बेसिकली है। लवली सिंह का मार होगा इसमें से, चलो खैर कोई बात नहीं। तो अब ये क्या होता है कि शक्तिमान जैसे गोल गोल घूमता रहता है, और छाया जो है वो इसकी परछाई है। तो शक्तिमान यहाँ पहुंचा, छाया यहाँ पहुंची, जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, और ये बेसिकली शक्तिमान ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो छाया ऐसे ऐसे मूव कर रही है। छाया जो कर रही है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, शक्तिमान जो कर रहा है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अब क्या हुआ? अब देखो सिंपल सी बात यहाँ पे ये आ गई। अब लवली सिंह तो तुम हो, यहाँ नहीं लवली सिंह कोई। हम ये कह सकते हैं शुरू में मान लो ये वाला जो एंगल था, ये इसको मैं कहता हूं शक्तिमान का डंडा। ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये एंगल शुरू में अगर फाई था, और अगर इसने घूमना शुरू किया और टाइम गुजर गया घूमते घूमते, तो ये एंगल ओमेगा टी हो जाएगा। अगर ये एंगल ओमेगा टी घूम गया मतलब, तो इसका मतलब ये कुल मिला के जो एंगल है वो ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा क्या? ठीक है, अब अगर मुझे पता करना है छाया की पोजीशन क्या है, तो छाया की पोजीशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। छाया की वेलोसिटी क्या है जो निकालना है, वो आप इसका पिताजी के वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन निकाल के और उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालो बेसिकली। तो एक तो ये आ गया। अच्छा, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ ओमेगा ए होती, तो ओमेगा ए का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ गया? वो आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्यों आ गया? क्योंकि ये ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो ये 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो ये वाला भी ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो यानी कि ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ऐसी इसकी एक्सेलरेशन इधर की तरफ ओमेगा स्क्वायर ए होती। अगर इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ओमेगा स्क्वायर ए होती, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आता? ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, पर नीचे की तरफ है तो माइनस साइन के साथ, तो माइनस ओमेगा ए स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग छाया और शक्तिमान की बातचीत करते हैं। अब इसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ एक चक्कर कितनी देर में पूरा होएगा, तो भाई सिंपल सी बात है कि 2 पाई एंगल घूमना है, और छाया तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं घूम रही, लेकिन उसके पिताजी तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं। तो अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो वो टाइम पीरियड सीधे 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताओ, छाया अगर यहाँ पे है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि फेज एंगल कितना है? फेज एंगल कितना है मतलब ये वाला एंगल कितना है? इस एंगल को फेज एंगल बोलते हैं। तो अगर ये छाया यहाँ पर है, इसका वाला शक्तिमान भी यहीं पर है, तो एंगल पाई बाय 2 है। समझ में आ रही वाली बात? छाया यहाँ पर है तो शक्तिमान कहाँ है? सॉरी, छाया यहाँ पर है तो शक्तिमान कहाँ है? तो एक्चुअली छाया यहाँ पर है तो शक्तिमान यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मतलब परछाई यहाँ पर है ना, तो हो सकता है वो। अब सवाल तो फिर उसके बाद ये आता है कि ये नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, ये तो बताओ। क्योंकि अच्छा एक बात, शक्तिमान के गुरुओं ने क्या रखा, बेटा घूमना तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना, क्लॉकवाइज घूमोगे बस में जाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ये वाला एंगल है ना, टाइम के साथ बढ़ेगा इसी। अब समय बड़ा बलवान, समय तो पीछे जाएगा नहीं, तो टाइम तो बढ़ेगा ही, तो ये वाला एंगल बढ़ेगा इसी, तो इसका मतलब ऐसे घूमेगा, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्टिकल है ऐसे घूमेगा। ये एक साइन कन्वेंशन है। आप चाहो तो कोई और साइन कन्वेंशन भी ले सकते हो, जाके कंफ्यूज होना तो हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे साइन कन्वेंशन है, मैं तो सर साइन की जगह कॉस लूंगा, ले भाई। उसके से बस ये होगा कि एंगल बेसिकली तुमने इस वाई से मेजर किया है। अब यार बचपन से जब हमने आदत डाली हुई है एंगल को पॉजिटिव एक्स से मेजर करने की, तो क्यों एंड टाइम में पंगे ले रहा है? एग्जाम के टाइम पे आधी अकल यहाँ होगी, आधे तो कॉमा में होगे, फ्रूट पड़ा घर करके आ जाओगे, तो इसलिए रहने दो। लेट्स नॉट टेक एनी पंगा। ठीक है, लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज्ड ड्यूरिंग द एग्जाम। और हमारा यहाँ पे मेजर जो टारगेट है वो एक्चुअली है ही ये कि जितनी नॉलेज है उतनी दिखा के आ जाए तो बहुत है यार, बजाय इसके कि ज़्यादा स्टाइल मारने के चक्कर में कुछ बेवकूफ़ी करें। तो इसलिए हम लोग साइन कन्वेंशन यही वाला ले लेते हैं और उसी हिसाब से सब चीज़ों को सॉल्व करते हैं। जल्दी से मुझे बताओ कि अगर छाया यहाँ है तो शक्तिमान कहाँ है? अगर छाया यहाँ है तो शक्तिमान कहाँ है? यहीं पर है, तो एंगल कितना है? फेज एंगल 3/2। ठीक है, ये वाला एंगल नापेंगे, या तो -/2 बोल सकते थे, 3/2 या -/2 एक ही बात है।
ठीक है क्या? अच्छा, अगर ये मानो छाया अगर -a/2 पे है और नीचे जा रही है, ध्यान छोड़ के बताना, अगर छाया -a/2 पे है और नीचे जा रही है तो उसका फेज एंगल कितना है? तो अगर वो -a/2 पे है यानी ये a/2 हो गया। अब छाया अगर यहाँ है तो शक्तिमान दो हो सकते हैं, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब अगर ये नीचे जा रही है, अगर ये नीचे जा रही है तो शक्तिमान कौन सा वाला है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? भाई गुरुओं ने क्या रखा है, घूमना तो एंटी क्लॉकवाइज ही है। अगर ये वाला होता तो इधर जा रहा होता, ये वाला जा रहा होता इधर जा रहा होता। अगर ये इसकी ये छाया होती तो ये भी ऊपर जा रही होती, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ रहा है। इसकी ये छाया, इसका मतलब नीचे जा रही है। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? ये नीचे आ रही है, इसका मतलब यही सही है, क्वेश्चन में दे रखा है ये नीचे आ रही है। ठीक है, और इसका मतलब हमें बेसिकली अब ये वाला एंगल चाहिए। अब ये कितना है, a/2, ये कितना है a, तो ये कितना है 60 डिग्री है कि नहीं है? और इसका मतलब ये 60 मतलब π/6 है, तो ये π/3 है, तो ये π + π/3 यानी कितना आ गया, π + π/3, 4π/3। ठीक है, तो यानी कि जो फेज एंगल आ गया वो अगर छाया यहाँ पर है और नीचे आ रही है तो फेज एंगल आ गया 4π/3। फेज एंगल निकालना समझ में आ गया? ठीक है। अब नॉर्मल क्लास होगी तो मैं यहाँ पे कम से कम तुमको 25 सवाल कराता पहले सारे फेज एंगल करने के, पर इतना टाइम हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू विद क्वेश्चंस। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शुरू करते हैं, देखते हैं बीच बीच में ये फेज एंगल, ये फेजर डायग्राम और ये जो फॉर्मूले ये जाना काफी जरूरी है। अच्छा लग गया तो थोड़ा सा इसको भी देख लें। एक्स तो एक्स के टर्म्स में पता ही होता है, वेलोसिटी एक्स के टर्म्स में मिल गई, एक्सेलरेशन एक्स के टर्म्स में मिल गई। ठीक है, सॉरी टाइम के टर्म्स में, एक्स टाइम के टर्म्स में मिल गया, वेलोसिटी टाइम के टर्म्स में मिल गई, एक्सेलरेशन भी टाइम के टर्म्स में मिल गई। एक्स के टर्म्स में एक्स ही होता है। वेलोसिटी जो होती है वो ओमेगा × √x² - x² होती है, वो आप इन दोनों को से स्क्वायर और ऐड करके निकाल सकते हो। और एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्स के टर्म्स में a = -ω²x होती है। ये कुछ फॉर्मूले 1 2 3 4 5 जो हमें लगातार काम आते रहेंगे, साथ में फेजर एंगल काम आता रहेगा। बस यही है बेसिकली जो मोटी मोटी जो थ्योरी है वो यही है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल, A stone is swinging on horizontal circle in 0.8 meter in diameter of 30 revolutions per minute. A distant horizontal beam causes the shadow of the stone to be formed on nearly vertical wall. The amplitude of the and period of the बेकार सवाल। अब ये वही वाला हो गया, स्टोन है वो ऐसे वर्टिकल सर्कल में ऐसे घूम रहा है। ठीक है, और 30 रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब हो गया 60 π/60 यानी कि पाई रेडियन पर सेकेंड। 30 रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस, तो ये 60 पाई आ गया और डिवाइडेड बाय 60 सेकंड्स यानी कि पाई रेडियन पर सेकंड आ गया। ठीक है, अब अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है कि भाई ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है और यहाँ बगल में दीवार है तो उसकी परछाई कैसे मूव कर रही है, बस यही बात कर रहा हूँ। तो परछाई अगर मूव कर रहे तो उसका एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, कुछ दिया है इसके बारे में। इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटी अंदर की तरफ है। डायमीटर दे रखा है इसका 0.8 मीटर, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 0.4, ये कितना हो गया 0.4। अब जैसे वहां पे शक्तिमान की परछाई छाया थी, ऐसे ये रहा शक्तिमान और यहाँ पे मूव करेगी छाया कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0.4 ऊपर 0.4 नीचे, यानी कि एम्पलीट्यूड कितना आएगा छाया का 0.4 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, और टाइम पीरियड कितना आएगा, तो अब ओमेगा दे रखी है तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा। ओमेगा कितना दे रखा है पाई, तो 2 रह गया। इसका मतलब एम्पलीट्यूड 0.4 और टाइम 2 सेकंड्स। कहाँ दिख रहा है क्या, हाँ ऑप्शन सी आंसर। समझ में आ गई वाली बात। अगला सवाल करें, चलिए अगला सवाल। अब पार्टिकल एग्जीक्यूट ऐसे हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज 2 सेंटीमीटर। एक मिनट रुक जाओ यार, इतना सारा जब डेटा होता है तो मेरा पहले हमेशा मन ये करता रहता है कि भैया डायग्राम साथ साथ बनाते जाओ, नहीं तो होगा क्या कि क्वेश्चन जब आप पढ़ लोगे पूरा उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आप सब कुछ भूल चुके हो और फिर आप दोबारा सवाल पढ़ना शुरू करोगे and it will actually result in a waste of let's say maybe 3 or 4 5 10 seconds whatever। अब क्या हुआ, एक स्ट्रेट पार्टिकल एग्जीक्यूट जैसे मानो स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बात है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक जा रहा है, 2 इधर 2 उधर। When the displacement of the particle from the mean position is 1 centimeter, ting, the numerical value of the magnitude of acceleration is equal to the numerical value of the magnitude of the velocity। अच्छा, तो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड जो है वो 2 है, एक्स जो है वो 1 है, और जब वो 1 था उस टाइम पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड सेम है। वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा × √a² - x², और एक्सेलरेशन क्या होती है ओमेगा² क्या है ω²x, तो ये 1 आ गया। जब बजरंगबली एक ओमेगा कट गया तो ओमेगा की वैल्यू इसी के साथ बहुत ही खुशी के साथ आ गई √3।
ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई। टाइम पीरियड क्या हो गया, 2π/√3। ठीक है, क्या पूछा, क्या फ्रीक्वेंसी पूछी है, ये तो टाइम पीरियड आया है, तो √3/2π आंसर है। कहां गया √3/2π, ये रहा। एक बार फिर आंसर है सी। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक बार ये शक्तिमान और छाया वाली कहानी हम लोग जब पढ़ लेते ना, और ये बेसिक बेसिक फॉर्मूले देख लेते, याद हो जाएं, तो उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन का सवाल काफी आसान हो जाते हैं। खैर, अगला सवाल, 2 पार्टिकल्स एग्जीक्यूट एट सेम सेम, बहुत ही बढ़िया सवाल। दोनों एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर है, सेम पोजीशन है, सेम लाइन अलाउंस, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दीस टू 20 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये एक लाइन है, इसी के ऊपर 2 पार्टिकल है, वही मीन पोजीशन सेम है, और वो 2 पार्टिकल दोनों एसएसएम कर रहे हैं। ठीक है, उनका एम्पलीट्यूड भी दोनों का 20 सेंटीमीटर ही है, और टाइम पीरियड भी दोनों का सेम ही है, तो ओमेगा भी सेम हो गई। टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, सब सही है। और सेम लाइन, सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब बिल्कुल पूरा ही सब कुछ सेम है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि एक थोड़ा सा मतलब एक साथ मूव नहीं कर रहे, मतलब वैसे एक साथ ही मूव कर रहे तो फिर तो मोशन ऐसा होता। ठीक है, बस ये एक साथ मूव नहीं कर रहा, तो बेसिकली वर्टिकल में अगर देखें तो ये अगर एक साथ मूव कर रहे तो ऐसा होता। अब ये भी क्या, एम्पलीट्यूड भी सेम है, मी पोजीशन भी सेम है, बस ये इसका क्या नाम है, उसका फेज का फर्क है। ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ा आगे चल रहा है, थोड़ा पीछे चल रहा है। अब ये कह रहे हैं दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो भैया देखो ऐसा है, यहां से 20 और यहां से 20 की दूरी पे ये दोनों मूव कर रहे हैं। अब इनमें से कई लोगों के दिल में ख्याल आ सकता है सवाल को पहले का देखते ही, क्वेश्चन में ये लिखा है कि दोनों के बीच की अगर मैक्सिमम दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए दोनों का फेज डिफरेंस कितना है। तो उसमें से कई लोगों के दिल में ख्याल आ सकता है सर π/2, क्यों, तो 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, मतलब एक 0 पे था, दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन पे था, 20 सेंटीमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस है। पर खास बात ये कि ये बताओ, 2 चीजों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम कब होता है, 2 चीजों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम कब होता है, जब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है। रिलेटिव वेलोसिटी 0 कब होती है, जब दोनों की वेलोसिटी सेम होती है। दोनों की वेलोसिटी सेम कब होगी इस केस में, जब एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाऊं तो एक इसके जितना इधर उतना इधर है, दूसरा उतना ही उधर हो, क्योंकि अगर ये x है तो ये भी x होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही, क्या बोल दिया मैंने भाई, ये x है ये भी x ही होना चाहिए, ताकि दोनों की वेलोसिटी सेम आए, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो तो ω√/a² से गिवन होती है। बोलो हाँ, अरे हाँ बोलो यार, हाँ। तो v = ω√a² x जो है अगर दोनों के लिए सेम होगा, एम्पलीट्यूड दोनों के लिए सेम है ही सही, ओमेगा दोनों के लिए सेम है ही सही, तो वेलोसिटी दोनों की सेम आ जाएगी। ठीक है, बस एक इधर है एक उधर है, अच्छा साइन भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों या तो दोनों ऊपर होंगे या दोनों नीचे होंगे, शक्तिमान अगर देखा जाए। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने ये हॉरिजॉन्टल एसएसएम दिखाया है, मतलब लाइट ऊपर से चल रही है और एसएसएम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ शक्तिमान ऐसे घूम रहा था, तो जब शक्तिमान यहाँ था तो ये पार्टिकल इधर था, ये इधर आया तो इधर हो गया, वो ऐसे ये इस तरीके से यहाँ पे एसएसएम चल रहा है। ठीक है, अब जब वो इधर है, चलो मान लो नीचे वाला है, तो ये छाया इधर जा रही है, और जब ये इधर वाला है तो ये इधर वाला है, तो ये छाया इधर जा रही है। इसका मतलब एक शक्तिमान का डंडा इधर है, एक शक्तिमान का डंडा इधर है, एक एसएसएम का डंडा इधर है, एक डंडा इधर है। ये वाला एंगल ही तो पूछा है। ये बात समझ में आ रही है क्या, कैसे निकालोगे इसको? तब सिंपल सी बात ये होगी कि x और ये भी x है ये भी x है, 2x की वजह तो 20 दे ही रखी है, ये ना एम्पलीट्यूड 20 है और दोनों के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस है वो भी 20 है, तो इसका मतलब 2x की वजह 20 दे रखी है, तो x 10 हो गया। बताइए, x 10 है, अच्छा एम्पलीट्यूड 20 है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है कितना आया 60। ऐसे ये भी 10 है और ये भी 20 है, तो ये वाला एंगल कितना आया 60, ये 60 ये 60, तो ये भी 60 माने π/3, आंसर π/3। समझ में आ गई वाली बात, π/3, यानी कि एक बार फिर आंसर आ गया सी। समझ में आई कि नहीं आई बात? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। अगला सवाल ये, a mass at the end of a spring executes simple harmonic motion with an equilibrium position with an amplitude a. Its speed as it passes through the equilibrium position is v. If extended to a and then released, the speed of the mass हाँ बेसिकली ये अगर एसएम कर रहा है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जैसे मान लो हॉरिजॉन्टल एसएम कर रहा है, ठीक है, या वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, ये ω√a²। मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होती है? यहाँ पे 3 शब्द होते हैं एक्चुअली, एक होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, या दो पोजीशंस होती हैं, एक होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक होता है एक्सट्रीम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन को मीन पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मीन पोजीशन क्या चीज है? मीन पोजीशन वो जगह है जहां पे x 0 है या जहां पे नेट फोर्स 0 है। ठीक है, नेट फोर्स 0 का मतलब ये हो गया कि वहां पे एक्चुअली एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो वेलोसिटी का मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या 0 होता है? वेलोसिटी, और मैक्सिमम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, वेलोसिटी 0।
यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन 0। अगर इस जगह, अब इस जगह पे अगर वेलोसिटी मैक्सिमम आ रही है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि विद एन एम्पलीट्यूड ए इट्स स्पीड एज इट पासेस, ठीक है। तो हमें कह सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी जब x 0 होगा। तो यानी कि v मैक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा ओमेगा इंटू ए हो जाएगी। अब पहले एम्पलीट्यूड ए था तो ओमेगा ए को v बता रखा था, अब बाद में उसका एम्पलीट्यूड डबल हो गया, पर ऑब्जेक्ट वही है, मास वही है, स्प्रिंग वही है। यहाँ पे देखो पहले अपने निकाला था, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी निकाली थी, ओमेगा वैल्यू रूट ओवर के बाय एम आ गई थी, अभी थोड़ी देर पहले निकाला हुआ था। तो यहाँ ना तो अब यहाँ पे ना तो हमने स्प्रिंग चेंज करी है ना मास चेंज करा है, ना के बदला ना एम बदला, तो रूट के बाय एम भी सेम ही रहा। और इसका मतलब क्या हुआ, वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। अब वो तो ये आ गया, अब ओमेगा तो वही है जो पहले था, बस एक ही जगह 2a कर दिया है। तो नया जो वी मैक्स होगा, वी मैक्स डैश, वो ओमेगा तो वही है लेकिन यहाँ पे 2a आ गया और ये वी डैश हो गया। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करते के साथ ओमेगा से ओमेगा कट गया, ऐसे ए कट गया, वी डैश वैल्यू आ गई 2b, यानी आंसर आ गया ऑप्शन ए। समझ में आई वाली बात? अच्छा, फिर आया अगला सवाल। अगला सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल, एक और शक्तिमान और छाया की कहानी का एक काफी इंटरेस्टिंग हिस्सा। क्या हुआ इसके अंदर, ई कंप्रेशन था स्प्रिंग के अंदर और वो दीवार से बंधी हुई थी, तो स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड फर्दर बाय ई, और ई पीछे खींच के ले गए बाय डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक टुवर्ड्स लेफ्ट and is then released. If the collision between the block and the wall is completely elastic, and then the time of कितना टाइम लगेगा इसके, इसमें मतलब टाइम पीरियड क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है, देखो भैया ऐसा है, यहाँ पे दीवार थी, ठीक है, और ये रही जमीन, और ये यहाँ पे स्प्रिंग थी, ये ब्लॉक यहाँ पे खींच के रखा गया है यहाँ पे, जबकि एक्चुअली इसकी नेचुरल लेंथ तो यहाँ थी, ठीक है, और ये जो दूरी है वो ई दे रखी है। ऐसा देखिए पढ़ लेना, ये लिखा है ना, the block of mass m attached to the spring of stiffness constant k is in contact with the completely elastic wall, the compression of the spring is e, ठीक है। लेकिन इसको अभी भी चैन नहीं आया दुनिया में, और पीछे खींचो उसको, तो बेचारी को यहां तक खींच के ले गए, पिचकार डाला पूरी स्प्रिंग को, और ये आपकी ये 2 ही पीछे है, ठीक है। अब ये नेचुरल लेंथ से 2 ही पीछे है। अच्छा एक मिनट, नेचुरल लेंथ और इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या फर्क है, नेचुरल लेंथ और इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या फर्क है। एक्चुअली 4 टर्म होते हैं, एक होता है नेचुरल लेंथ, एक होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक होता है मीन पोजीशन, एक होता है एक्सट्रीम पोजीशन। ये चारों टर्म है, बार बार पूछते रहते हैं लोग। तो ये दोनों तो सेम है एक्चुअली, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन। नेचुरल लेंथ कभी कभी यही होती है, एक्चुअली नेचुरल लेंथ वो है जहां पे स्प्रिंग फोर्स 0 है, और ये वो है जहां पे नेट फोर्स 0 है, ठीक है। अब यहां पे स्प्रिंग के सिवा और कोई फोर्स ही नहीं है, तो ये दोनों सेम है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ही नेट फोर्स है। अब इसको यहां पे खींच के ले गए। अब इसका अगर हम इसका फेजर बनाते तो फेजर कैसा आता है, फेजर में हमेशा जो ये एक्सेस आता है ना, ये वाला या ये वाला, वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन ही आती है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो यहां पर थी, तो इसका मतलब जो फेजर था वो ऐसा था। अब अगर इसको 2 ही पीछे ले जाके खींचोगे तो वो 2 ही आगे जाएगा। इच्छा थी मतलब उसकी वहां तक जाने की, मगर अफसोस ये हो ना सका। अब एम्पलीट्यूड कितना है, 2 ही। अब बेसिकली हुआ क्या, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे यहां शक्तिमान था, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो रहा है, ठीक है, तो शक्तिमान ऐसे ऐसे घूम रहा है, छाया हॉरिजॉन्टल लाइन पे घूम रही है। अब यहां शक्तिमान था, यही छाया थी, छोड़ा, चले 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 चले, मूड तो इनका था यहां से घूम के वापस आएंगे, बहुत मजा आएगा। पर ये जा रहे थे जहां धड़ाम, वो छाया रास्ते में टकरा गई, और रास्ते में टकरा के ई वाला कोलिजन, मतलब इलास्टिक कोलिजन है ये इस ई की वैल्यू 1 नहीं है, इलास्टिक कोलिजन है। और इलास्टिक कोलिजन वाला छाया तो वहीं से यू टर्न लेके वापस हो ली, उसकी वेलोसिटी तो जितनी थी इधर की तरफ उतनी वेलोसिटी उधर की तरफ होगी, तो ये तो इसने तो यू टर्न मार लिया, उसने तो यू टर्न मार लिया, पर शक्तिमान जो थे वो धर्म संकट में फंस गए। ये छाया तो मेरी वापस चली गई, मैं तो आगे जा रहा था, छाया पीछे चली गई। अच्छा ये पीछे जा नहीं सकते क्योंकि गुरुओं ने मना कर रखा है कि एंटी क्लॉकवाइज में चले जाना तो बस में जाओगे, तभी क्या करेगा। पर ये शक्तिमान है, ये क्या है, इसमें भी कुछ ताकतें हैं, और क्या, ये यहां से गायब हुआ बिना कोई टाइम स्पेंड किए, वो यहां प्रकट हुआ और फिर वो फिर यहां चल दिया। बेसिकली वो ये हुआ कि छाया आ रही है, यहां तक आया, जैसे ही छाया ने यूटा मारा, यहां से गायब हो गया, यहां प्रकट हो गया, फिर चल दिया। तो बेसिकली देखा जाए तो जितनी देर में ये बस इतना मूव कर रही है, ये तो सिर्फ इतना मूव करेगी, दीवार तोड़ के आगे निकल नहीं जाएगी।
ये सिर्फ इतना इतना मूव करेगी और उतनी देर में छाया छाया शक्तिमान जो है वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे 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 घूमता रहेगा। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं कि बेसिकली अगर देखा जाए तो शक्तिमान कर क्या रहा है, शक्तिमान बेसिकली इतना एंगल स्किप कर रहा है, वो बार बार बस यहां से यहां जाता है, मतलब वो सिर्फ इतना एंगल घूमता है। ओमेगा तो वही है रूट के बाई एम, अभी निकाला था। अब सिंपल सी बात यहां पे आ रही है, एंगल कितना है, ये कितना है 2e, ये क्या है e, ये क्या है 60, वो क्या है 60, टोटल कितना हुआ 2π/3, मतलब π/3 π/3 2π/3, तो वो सिर्फ 2π/3 एंगल इधर ट्रैवल कर रहा है। तो अगर वो सिर्फ 2π/3 एंगल ट्रैवल कर रहा है तो 2π/3 और ओमेगा क्या हो गया रूट के बाई एम, ऊपर क्या आ गया m/k। तो ये हो जाएगा इसका टाइम पीरियड। समझ में आई वाली बात? तो देखो जरा कहीं लिखा हुआ है क्या 2π/3 रूट m/k, हाँ ऑप्शन यही है। समझ में आई वाली बात? नहीं आई, ज़्यादा भारी तो नहीं हुआ, समझ में आ गया? वो सन्नाटे में लग रहा सब ठीक है। अच्छा अगला सवाल, चलो ट्राई करो, ये वाला करो। हाँ भाई देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है, बेसिकली ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं है। यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन का पूरा प्रयोग किया गया है। बेसिकली डायग्राम समझने की कोशिश करो, हो कर क्या रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये हमने पकड़ा कोई मास, ठीक है, और इसको यहां से लेके छोड़ा। अब हो क्या रहा है कि अगर ये पूरा अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेता तो टाइम पीरियड 2π/ω से हो जाता। पर हमने क्या कहा कि नहीं, हम तो इसको क्या है आधा, तो हमने ये इससे के यहाँ पे कील लगा दिए, तब ये आधा तो लंबी वाली स्ट्रिंग के हिसाब से मूव कर रहा है और आधे में ये छोटी वाली जो स्ट्रिंग है उसके हिसाब से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ओमेगा बड़े वाले केस में ओमेगा अलग थी, दूसरे वाले केस में ओमेगा अलग है। तो ये कह सकते हो आधा सर्कल, शक्तिमान का आधा जो गोला है वो तो इसके हिसाब से ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो हम क्या कह सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू आ जाती है इस केस में एक्चुअली रूट g/l आ जाती है। टाइम पीरियड होता है इसका 2π√L/g, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी √g/l। और अगर ओमेगा ये है तो हम ये कह सकते हैं आधा SHM तो L लेंथ को लेके हुआ और आधा SHM L/4 लेंथ को लेके हुआ, यानी कि इधर वाला जो टाइम आया वो तो आया π/ω, वो हो गए √L/g, और दूसरा वाला जो हाफ हुआ वो हुआ पाई डिवाइडेड बाय नई वाली ओमेगा। नई वाली कितनी हो जाएगी, लेंथ है उसकी L/4, तो L/4 है तो यहाँ पे L/4g आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा सब मिला के टाइम पीरियड। समझ में आ गई वाली बात? अच्छा फिर आया, अच्छा एक मिनट, टी क्या था इसमें, टाइम पीरियड क्या बोला हुआ इन्होंने? अच्छा वैसे उसका नॉर्मली टाइम पीरियड 2π√L/g को इन्होंने टी बोला हुआ था, तो उसकी हेल्प से हमको इसकी ये वाला टाइम पीरियड, ये अगर टी डैश है तो टी और टी डैश में रिश्ता निकालना है, निकाल सकते हैं क्या हम लोग? अच्छा फिर आया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये वाला। अब तो ऐसे कोई भी चीज टांग देते हैं कभी कभी, ये बहुत सिंपल सी बात होती है। और अगर ये इन्होंने कोई भी चीज ऐसे टांग दी और उससे पूछे इसका टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड जो होता है ये एक्चुअली एंगुलर एसएचएम स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे एंगुलर एसएचएम कहते हैं जो टाइम पीरियड होता है दैट इज एक्चुअली ऑलवेज गिवन बाय 2π√I/mgd। ठीक है, जहां पे अगर कोई भी अजीब सी चीज टांग दी जाए कहीं पे भी एक छेद करके और फिर इसको झुला दिया हल्का सा, तो यहाँ पे हल्का सा झुलाना जरूरी है, थीटा छोटा होना चाहिए, क्योंकि जो जैसे वहां ये एंगुलर एसएचएम जैसे लीनियर एसएचएम में फोर्स इक्वल टू -kx होता है, वैसे यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू -k थीटा आता है। जैसे वहां पे a इक्वल टू -ω²x होता है, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू -ω² थीटा होता है। ठीक है, अब वो एक्चुअली वो यहाँ पे जो अगर आप इसको थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करते हो तो जो टॉर्क आती है वो mg sin थीटा के हिसाब से आती है। ये सेंटर मास अगर है तो अगर आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा किया तो जो टॉर्क आती है वो mg sin थीटा के हिसाब से आती है, तो थीटा छोटा होना चाहिए ताकि sin थीटा को थीटा लिख सके। ठीक है, तो एंगुलर एसएचएम इज एक्चुअली वैलिड ओनली फॉर स्मॉल थीटास, सेम गोज फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन आल्सो। ठीक है, तो अगर अब अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आई, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आ गई -ω² थीटा, और टाइम पीरियड जब आपको निकालना होता है तो ω² तो पता चल ही गया, तो यहाँ से टाइम पीरियड हमेशा ही 2π/ω होता है। तो जब भी ऐसे कोई अजीब सी चीज टांग देते हैं ना, तो आई होता है इस पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
m इसका मास है ही सही, g तो g है ही सही, और d होता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी। तब जैसे ये वाली बॉडी दे रखी है तो पहले तो इस पॉइंट के बाद आई निकाल लें, मास तो पता ही है, g पता है, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी भी निकल जाएगी, तो काम चल जाएगा। चल जाएगा क्या? तो कैसे निकालोगे यहाँ पे इसको? तो आई की वैल्यू क्या है? 2 पाई अंडर रूट, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 3, दोनों का मास एम एम ही है ना, 2, हाँ ठीक है, इसका मास भी एम है, इसका मास भी एम है, तो इसका मोटिव इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 3, उसका मोटिव इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 3, तो आगे ट्वाइस ऑफ एम एल स्क्वायर बाई 3 आई बाय एम हो गया 2m, जी की जगह जी, और डिस्टेंस कितना आएगा? अब सिंपल सी बात ये है कि ये है l/2 और ये है l/2 और इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अगर ये l/2 है और ये सेंटर है और ये उसका सेंटर है और ये लाइन खींची और ये हाइट पूछी है, तो ये l/2 है, तो ये l/2 रूट 2 हो जाएगा क्या? l/2 रूट 2, l/2 रूट 2 और l/2 रूट 2, मतलब इसका इसी को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो l/2 आ जाएगा, यानी कि d की वैल्यू आ गई l/2 रूट 2, तो बस यहाँ पे l/2 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर हो गया। ये l/2 है तो ये कितना होगा, या ये कितना होगा? l/2 साइन 45, या ये 90 दिख रहा है तो ये 45 होगा, तो ये l/2 cos 45, l/2 cos 45 कितना होता है? l/2 रूट 2। समझ में तो नहीं आया? क्या बात करूं? चलो ठीक है, आगे आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है ये, क्या दे रखा है? रॉड हुज एंड्स आर ए एंड बी ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर इज हैंग्ड इन अ वर्टिकल, हैंग्ड, अरे बाप रे, हैंग्ड नहीं होता, हंग होता है, हैंग्ड तो फांसी को बोलते हैं, हंग। हाँ, a rod whose ends are A and B of length 25 centimeter is hung in vertical plane. When hung from the point A and point B, the time intervals calculated are 3 seconds, 4 seconds respectively. ठीक है. Given the moment of inertia of the rod about its axis perpendicular to the rod is in ratio 9:4. At the points A and B, find the distance. ये अभी जो क्वेश्चन मैंने कराया वही चीज है, ठीक है। तो क्या लगता है, कर सकते हो क्या? A rod whose ends A and B are of length 25 सेंटीमीटर is hung in a vertical plane. यह वर्टिकल प्लेन में एक ऐसे रॉड की टांग दी, ठीक है, ये एक एंड है और ये दूसरा एंड है, ठीक है। When hung from point A, जब A से टांगा तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, तो हमें कह सकते हैं इसके अबाउट जो IA है, वो जो टाइम पीरियड आया वो पहले कितना आया? 3 सेकेंड। तो 3 = 2 पाई अंडर रूट IA बाय एम जी, और सेंटर मास मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पे है तो x, और बाद में 4 सेकंड पे लिखा तो 2 पाई अंडर रूट IB मतलब इस एक्सिस के अबाउट, उल्टा टांग दिया फिर, तब m g और ये आ जाएगा 25 - x। ये बात समझ में आ रही है क्या? फिर क्या लिखा हुआ दूसरी बात? वैसे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 2 पाई IB 2 पाई और mg का जो मसाला, नाम का जो मसाला है वो कट जाएगा, I और IB और x में एक रिश्ता आ जाएगा। वैसे उन्होंने ये क्या रखा है? Given the moment of inertia of the rod about the axis perpendicular to the rod in the ratio IA is to IB 9:4 दे रखा है। बहुत ही खुशी की बात है। तो अगर IA अपॉन IB की वैल्यू बहुत ही शानदार तरीके से आपको 9:4 दे रखी है, तब हम क्या करेंगे इसके अंदर? बस इन दोनों को डिवाइड करोगे, IA अपॉन IB को 9:4 डालोगे और x के लिए सॉल्व कर सकते हैं क्या? यही उन्होंने पूछा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पॉइंट ए, यानी x ही पूछा है। निकाल सकते हो क्या? अच्छा चलो करो इसको एक बार, करो, लिखो। हाँ भाई, किया कुछ? कितना आया? डी आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्लैंक विद अ बॉडी ऑफ मास m ऑन इट इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये कुछ इस तरीके से अजीब से कोई प्लैंक लटका हुआ है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट वो एक्चुअली लटका नहीं हुआ, रखा हुआ है प्लैंक, और उसको उसका मूवमेंट ऐसे चल रहा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर मास जस्ट टू ब्रेक ऑफ ऑन द प्लैंक। ठीक है, देखो एक प्लैंक है, ठीक है, वो मान लो स्प्रिंग रिंग से कनेक्टेड है या कुछ है, और उसका जो मोशन चल रहा है वो इस एक्सप्रेशन से गिवन है। पहले इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? y = sin ωt प्लस √3 × cos ωt। एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये तो तुमने बचपन में पढ़ा ही होगा, सिंगल साइड में सिंगल कॉस में कन्वर्ट करना है, मैथ्स में इतना पढ़ा हुआ है तुम्हारा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये
ये बन जाएगा साइन, ये बन जाएगा उसको बोलते थे कॉस 60, तो साइन ओमेगा टी कॉस 60 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 60, तो ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री आ जाएगा π/3। तो ये आ गया y, और आगे बाहर क्या लिखा हुआ है, एक हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ना, तो ये डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी तो किया, तो 2 भी दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो तो 2 है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दे रखी है। अब इसके ऊपर एक प्लैंक रखा, एक डब्बा रखा हुआ है, वो ये कह रहा है वो डब्बा जो रखा हुआ है वो डब्बा गिरना नहीं चाहिए, या मतलब उससे कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए, तो मैक्सिमम ओमेगा, या जस्ट अगर उसका कांटेक्ट छूटने वाला तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है यार, कि भाई देखो सीधी सी बात है, ऐसे कोई चीज रखी हुई है, अब मैं अपने हाथ का से मूव करना शुरू करूं, तो भाई इसका मेरे हाथ से कांटेक्ट कब छूटेगा, जब मेरे हाथ की एक्सेलरेशन g या g से ज्यादा हो जाए तो कांटेक्ट छूट जाएगा। तो कांटेक्ट छुड़वाने के लिए क्या करना है मुझे, मेरे हाथ की एक्सेलरेशन g या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब सिंपल सी बात है कि इस प्लैंक की जो एक्सेलरेशन है वर्टिकल डायरेक्शन में, मैक्सिमम नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम किस जगह होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। एटलीस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही जाके उसकी एक्सेलरेशन अगर g हो जाएगी तो जस्ट ऊपर ही ऊपर जाके एक बार उसका कांटेक्ट छूटेगा। और इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ओमेगा स्क्वायर a की वैल्यू g के बराबर आ जानी चाहिए, बस खत्म। a तो 2 दे ही रखा है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √5, g की वैल्यू 10 है तो √5 आ जाएगा, या √g/2। ठीक है, और क्या दूसरी चीज क्या पूछिए, ब्रेक्स ऑफ एंड द मोमेंट अकर्स। अच्छा ये चीज कब होगी, अब ये अपने को देखना है, बढ़िया सवाल, ये होगा कब। तो अपने अपन इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले हम लोग इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो अगर ये मीन पोजीशन है, हमेशा मीन पोजीशन पे ही एक्सेस आता है। अब हमारे इसके हिसाब से इनिशियल फेज एंगल क्या था, t = 0 पे ये π/3 60 डिग्री। ठीक है, अब इसका मतलब छाया शक्तिमान यहाँ था तो छाया यहाँ थी, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे होने वाला है कार्यक्रम। टॉप मोस्ट पॉइंट पे होने में अभी छाया शक्तिमानों कितना एंगल और ट्रेवल करना है, π/6। ठीक है, और इसका मतलब अगर π/6 एंगल ट्रेवल करना तो वो उसमें टाइम कितना लगेगा, π/6 डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू अभी अपन ने निकाली, कितनी आई है, √g/2। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइम, जितने टाइम बाद ये कार्यक्रम होगा, और ओमेगा की वैल्यू g/2 होगी। तो √g/2 वहां आ रहा है, π/6 आ रहा है, तो जहां तक मुझे लग रहा है आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो g/2 का रूट और ये वाली चीज, ये टाइम वो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। समझ आ गई वाली बात। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, ये अगला सवाल कहां है, हाँ अगला क्वेश्चन ये, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटेड ऐसे में इज एज शोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। y और t दे रखे हैं, टाइम पीरियड कितना पहले तो कैपिटल T है। ठीक है, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट t = t/2। भाई यहां पे तो साफ दिख रहा है यार, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर ये मीन पोजीशन, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन, फिर ये मीन पोजीशन, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन। वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होती है, मीन पोजीशन पे, यानी कि यहां होगी और यहां होगी, यानी कि t/4 और 3t/4। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहां से है, t/2 पे तो एक्सट्रीम पोजीशन है ना। ठीक है, ये t/2 है, ये 3t/4 है, ये t है, बट ये है t/4। ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट t, हाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है जब मीन पोजीशन से ज्यादा दूर होता है, तो ये वाली बात सही हो गई। फोर्स इज 0 एट 3t/4, फोर्स 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब मीन पोजीशन, मतलब ये वाला पॉइंट, ये बात सही हो गई। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स द ऑसिलेशन एनर्जी एट t/2। अरे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो बात ही नहीं करी अभी तक हमने एक बार भी, कोई बात नहीं, आप कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ½ kx², एक्चुअली तो ½ kx² प्लस u0 होती है, वेयर u0 इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन इट इज रिलैक्स्ड। यूजुअली स्प्रिंग जब रिलैक्स होती है तो उसकी एनर्जी 0 मान के चलते हैं, लेकिन ये सिर्फ साइन कन्वेंशन है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज गिवन बाय ½ mv², यानी कि उसको अगर लिखा जाए तो वो आ जाएगा ½ m ω² इंटू a² - x², और m ω² को लिख दिया k, तो ये हो गया ½ k a² - x²। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर है, इसका मतलब जनरली अगर कुछ नहीं कहा जा रहा था हम इसको 0 मान लेते हैं, कोई खास बात नहीं। तो ½ k x² इज इक्वल टू ½ k a² - ½ k x², तो ये हो गया डबल, हटाओ इसको, और k से कट गया k, तो x की वैल्यू आ गई a/√2। तो जब x की वैल्यू a/√2 होती है तो पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर होती है।
तो T/2 पे तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स ऑसिलेशन एनर्जी। हाँ अच्छा, ऑसिलेशन एनर्जी क्या होती है? ऑसिलेशन एनर्जी टोटल एनर्जी को कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और T इक्वल टू T/2, यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी है क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी कि सारी एनर्जी पोटेंशियल है, तो ये वाली बात भी हो जाएगी सही, यानी आंसर आ जाएगा BCD। ठीक है, एक्चुअली ऑसिलेशन एनर्जी क्या होती है, यहाँ पर भी एक छोटी सी बातचीत है एक्स्ट्रा। देखो एक्चुअली क्या होता है, ये है पोटेंशियल एनर्जी, फिर ये होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और इन दोनों का जो सम होता है वो होती है टोटल एनर्जी। अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, वो U0 प्लस हाफ के A स्क्वायर आ जाएगा, दिख रहा है, U0 तो U0 आ गया, और ये हाफ के x स्क्वायर इस वाले x स्क्वायर से कट गया तो हाफ के A स्क्वायर रह गया, ठीक है, ये होती है टोटल एनर्जी। फिर एक होती है ऑसिलेशन एनर्जी। ऑसिलेशन एनर्जी क्या होती है? ऑसिलेशन एनर्जी इज दैट पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी व्हिच एक्चुअली कीप्स गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक एंड काइनेटिक टू पोटेंशियल। ठीक है, जो एनर्जी अपना फॉर्म लगातार बदलती रहती है उस एनर्जी को हम लोग ऑसिलेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो ऑसिलेशन एनर्जी क्या चीज हुई यहाँ पर, हम ये कह सकते हैं भाई U0 तो हमेशा U0 ही है भाई, जब 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 ये एक्सट्रीम पोजीशन पे था तो खूब सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, U0 प्लस हाफ के x स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं थी। जब मी पोजीशन पे आया तो काइनेटिक एनर्जी ही काइनेटिक, मतलब बहुत हाफ के A स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन वो U0 तो अभी भी पोटेंशियल ही है। कहने का मतलब ऐसे मान लो एक बड़ा सा ग्लास है, उसके ऊपर लिखा पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें जितना वो पानी पूरा ऊपर तो भरा हुआ है, ठीक है, पानी जो है वो एनर्जी है, जितना जितना ये ग्लास भरा है एनर्जी उतनी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। एक अपन छोटा ग्लास लाया खाली है, अब उसको यहाँ से भर दिया, पूरा भर दिया, फिर भी इसमें तो कुछ रह गया ना, वो U0 है। और ये कितना आया, ये हाफ के A स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम आ सकती थी, इस ग्लास पे काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ था, फिर वापस डाल दिया, वो पूरा भर गया, तो अब सारी एनर्जी पोटेंशियल, काइनेटिक कुछ नहीं। जब यहां डाला तो काइनेटिक तो मैक्सिमम है, पर पोटेंशियल अभी भी थोड़ी सी है, और ये हमेशा बचा रह जाएगा। सो द पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी व्हिच कीप्स गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक इज नोन एज ऑसिलेशन एनर्जी। और वो कितना है, जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, हाफ के A स्क्वायर। समझ में आ रही है वाली बात? ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा ऑसिलेशन एनर्जी का वो सारी ऑसिलेशन एनर्जी बन जाएगी। सही बात है, काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं। क्लियर है क्या? अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? A particle starts from a point P at a distance of A/2 from the mean position O and travels towards left as shown in the figure। ठीक है, तो ये P से शुरू हुआ, मीन पोजीशन A है, ये A/2 है और लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, if the time period of the SHM executed at O is capital T and the amplitude is A, then the equation of the motion of the body। अरे इक्वेशन निकाल ली, देखो इक्वेशन निकाल लेते साहब। अब एक बार और एक और नई चीज आई यहां पे जानने के लिए, वो क्या होती है? वो सिंपली ये होती है कि जब आप कोई पार्टिकल वर्टिकल एसएचएम कर रहा है, जैसे मान लो ये ओमेगा टी प्लस फाइव है, ये ए है, तो जब आप वर्टिकल एसएचएम मानते हो इसका, तो हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं वो होती है x इज इक्वल टू या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अब ये मत सुनो सर x तो ऐसे होता है, ऐसे y होता है, y कह लो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है बेसिकली, तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल एसएचएम होता है तो साइन कन्वेंशन अगर नहीं बदलने, उसी साइन कन्वेंशन पे चलना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर ठीक है छाया यहाँ है, तो अगर छाया यहाँ है और ये फिर अगर ये ऐसे मूव कर रही है तो ये हो गया ना डिस्प्लेसमेंट, तो x की वैल्यू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव बन जाती है बस। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल एसएचएम है, या तो आप साइन को cos को साइन में कन्वर्ट कर लो, π/2 ऐड कर दो, π/2 घटा दो, वो सब चीज आप कर सकते हो चाहो तो ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से, लेकिन उससे आपका साइन कन्वेंशन बदल जाएगा। बेस्ट ये है वर्टिकल एसएचएम को साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से मान लो और हॉरिजॉन्टल एसएचएम को cos ओमेगा टी प्लस फाइव से मान लो। ठीक है, क्योंकि हम लोग x को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मानते हैं। ठीक है, आप कुछ और मानना चाहते हो वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा, पहली बात तो एम्पलीट्यूड तो a दे रखा है, तो a cos ओमेगा हो गया 2 पाई बाय टाइम पीरियड ओमेगा t प्लस और फाइव। अब शुरू में वो था कहाँ, शुरू में वो p/2 पे था। अब अगर p/2 पे था कौन, छाया, तो शक्तिमान कौन सा है, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, शक्तिमान किधर जा रहा है, सॉरी छाया किधर जा रही है, छाया जा रही है लेफ्ट। अब छाया लेफ्ट जा रही है, इसका मतलब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो यही वाला शक्तिमान है, क्योंकि ये वाला शक्तिमान तो इधर जा रहा था, इसका मतलब इसका शक्तिमान ये वाला है, मतलब हम लोग अभी इस शक्तिमान की बात कर रहे हैं।
जिसमें ये कितना है a/2, ये कितना है a, तो ये कितना हो गया π/3। कब की बात कर रहा है ये? एट t = 0 ना, इनिशियली पूछा ना ये। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P, तो t = 0 पे। अब ये वैसे तो कायदे से ये होता है, और कोई भी जनरल इक्वेशन होती है x = a sin या cos, जो भी लिखा अपन ने साइन ओमेगा t + phi। अब हमको बेसिकली a, ओमेगा और phi निकालने होते हैं। यूजुअली ये तो दे ही रखा होता है, ठीक है। ओमेगा टाइम पीरियड की शक्ल लेके निकल जाता है 2π/t। phi जो होता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है यूजुअली इसमें निकालने के लिए। जैसे a यहाँ पे मैंने दे रखा है, टाइम पीरियड t दे रखा, तो ओमेगा अपन ने 2π/t लिख दिया। और phi की वैल्यू क्या है? phi हो जाएगा π/3। तो अगर phi की वैल्यू अगर π/3 आ रही है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। बेसिकली फेज एंगल 2π/t + phi है, ठीक है, जिसकी वैल्यू π/3 है। पर कब? इस क्वेश्चन में लिखा है कि शुरू में ऐसा हुआ, तो ठीक है t = 0 पे इस मसाले की वैल्यू π/3 है, तो t = 0 डाला तो phi की वैल्यू π/3 आ गई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हो सकता है किसी और क्वेश्चन में वो ये कहते कि ये जो सिचुएशन जो डायग्राम में दे रखी है वो t = 1 सेकंड पे दे रखी थी। मोशन तो उसमें p से शुरू होना, मोशन तो उसका वहां से शुरू हो रहा है, वो इस क्वेश्चन में हो रहा है। मैं तो जनरल बता रहा हूं, किसी और क्वेश्चन में अगर वो ये कहते कि ये जो सिचुएशन दे रखी है, जो डायग्राम है, ये वाली जो सिचुएशन दे रखी है, वो t = 3 सेकंड पे दे रखी है, तो हम क्या करते? तो उस केस में हम क्या करते? यहां पे t को 3 डालते, तो 6π/t + phi की वैल्यू π/3 आती, तो उससे phi की कुछ और वैल्यू निकल के आती। समझ में आ रही वाली बात? तो यहां पे ये आ जाएगा, ये 2π/T इंटू स्मॉल t प्लस phi। टाइम को डाला जैसे आपने 0, तो ये वाला टर्म बन गया 0, तो ये पूरा मसाला हो गया phi, और उसकी वैल्यू है π/3, तो यानी कि phi की वैल्यू है π/3। तो यही हो जाएगी इसकी इक्वेशन, ठीक है। कौन सा दे रखा है? ये डी दे रखा है ना, ठीक है, यही आंसर है। समझ में आई ये वाली बात? अच्छा, अगला सवाल। स्प्रिंग एट नेचुरल लेंथ 40 सेंटीमीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट 500 Nm/m, a block of mass 1 kg is attached at one end of the spring and other end of the spring is attached to the ceiling। अच्छा, फिर क्या हुआ? स्प्रिंग हैज, डायग्राम दे रखा है क्या इसका? नहीं, इतने अच्छे कहाँ ही है। चलो खैर कोई बात नहीं, डायग्राम बना लेंगे हम। स्प्रिंग हैज नेचुरल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड कांस्टेंट 500 Nm/m, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज अटैच्ड एट वन एंड ऑफ द स्प्रिंग एंड द अदर, ठीक है। ब्लॉक रिलीज फ्रॉम द पोजीशन वेयर द स्प्रिंग हैज लेंथ ऑफ 45 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ वैसी थी 40, ये नेचुरल लेंथ थी, ठीक है। मास इसका 1 किलोग्राम है, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो ये 500 मीटर्स है, 500 Nm/m है, यानी कि फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर मैं ये बात कर रहा हूँ, ये इक्विलिब्रियम पे आ रहा है, यानी कि 1 kg मास है ना, हाँ 10, ये आ गया mg = kx, 500 × x। तो जैसे आपने x डाला तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/50, 100/50 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ये वाली बात देखना, समझ में आ रही क्या? इसका मतलब जो ये तो नेचुरल लेंथ हो गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां पर थी, वो ऊपर से 2 सेंटीमीटर नीचे थी। इसको छोड़ा कहां से? उसके भी नीचे लाके, ठीक है। और जब स्प्रिंग की लंबाई 45 सेंटीमीटर है तब इसको रिलीज किया है, तो यानी कि उसको इससे भी नीचे रिलीज किया है, और इनफैक्ट वो कुछ ये यहां से रिलीज किया है और 3 सेंटीमीटर नीचे से। तब बेसिकली छोड़ोगे तो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा। यहां पे स्प्रिंग फोर्स और mg बराबर थे, नीचे लाए स्प्रिंग फोर्स और कम और स्ट्रांग हो गई, mg तो उतनी ही बड़ी है, तो और यहां से लाके छोड़ोगे तो और ऊपर ही जाएगा। समझ में आ रही है वाली बात? अच्छा, ब्लॉक विल परफॉर्म एसिजम ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन कहां? जहां वेलोसिटी 0, मीन पोजीशन कहां? जहां एक्सेलरेशन 0। तो इनमें से ये नेचुरल लेंथ है। मीन पोजीशन कौन सी इनमें से? 1 2 3, 1 2 3 2, ये मीन पोजीशन है। ये वो जगह है जहां एक्सेलरेशन 0 होने वाली है, ये वो जगह है जहां वेलोसिटी 0 होने वाली है। तो वो यहां से यहाँ से यहाँ ये ऐसे करने वाला है, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड कितना आने वाला है? 3। तो बस 5 वाला तो गलत हो गया, ये तो बात गलत हो गई। ब्लॉक विल मेंटेन ब्लॉक विल हैव अ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 30√5 सेंटीमीटर/सेकंड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा ए। ओमेगा कितना है? √k/m। के कितना है? 500। m क्या है? 1 इंटू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है 3,
तो ये 2 जीरो बाहर आ गए, तो ये था, ये 3 सेंटीमीटर्स में ही था, तो 30√5 आ गया, सही बात है। तो ये वाली बात सही होगी। ब्लॉक वाला मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 15 बुश, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग विल बी 0। ये कहना गलत होगा। एक्चुअली होगा तो ये कि बेसिकली वो फिर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ के इररिस्पेक्टिव उसको यहाँ से 3 सेंटीमीटर नीचे छोड़ा तो 3 ही ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे झूलने वाला है। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो गया ये वाला ऑप्शन, कि वो इन्होंने ये बताया ही नहीं कि वो जब स्प्रिंग रिलैक्स थी तो उसकी एनर्जी 0 मान रहे थे कि नहीं मान रहे थे। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये कभी भी एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, हमेशा हम उसका चेंज डिफाइन करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जब वो स्प्रिंग मतलब नेचुरल लेंथ पे थी तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी हुई है, मैक्सिमम मानी हुई है, मिनिमम सॉरी 0 मानी है, कुछ और मानी है, वाली बात बताई नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने 0 मानी हुई है, क्वेश्चन अच्छा था वो था जब उन्होंने कहीं लिखा होता कि जब स्प्रिंग रिलैक्स थी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना जा रहा है, तो सही बात है, क्योंकि ये इसके यहां से 3 सेंटीमीटर नीचे से रवाना हुआ है तो इसके 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, मतलब कभी ना कभी स्प्रिंग कंप्रेस भी होगी। क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछो व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, जल्दी बोलो, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन द प्रोसेस? 1 सेंटीमीटर। अरे ये नेचुरल, ये जो ये मी पोजिशन है ना, इसके 3 नीचे से रवाना हुआ, इसके 3 ऊपर तक जाएगा, और ये तो खुद ही 2 है तो इसके ऊपर तक जाएगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन नेचुरल लेंथ से जो ऊपर जाएगा वही तो कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन 1 सेंटीमीटर आएगा। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ, जब कंप्रेशन 0 होगा तो एनर्जी मिनिमम होगी। वो मिनिमम 0 होगी या नहीं होगी, ये वाली बात उन्होंने क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई नहीं करी, ठीक है। तो चिंता मत करो, जेई में अगर सवाल आएगा तो उसके अंदर फिर वो लिख देंगे कि पोटेंशियल आपको वहां पर 0 चाहिए कि नहीं चाहिए। वो तो यहाँ पे कहीं शायद एक लाइन एक्स्ट्रा जो थी, मोस्ट वाली इस क्वेश्चन के अंदर एक लाइन एक्स्ट्रा रही होगी जो यहाँ पे प्रिंट होने से रह गई है कि पोटेंशियल अज्यूम द पोटेंशियल जी टू बी 0 व्हेन द स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड, तो इसको उस केस में फिर ये आंसर सही हो जाएगा। समझ में आई ये वाली बात? हैं जी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन वाला क्या हुआ? अरे वो तो हाँ सॉरी, वो तो वेलोसिटी था। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी आएगी? ओमेगा स्क्वायर ए, और ओमेगा कितनी है भाई? ओमेगा है ये 500/1 √500, तो 500 ही होगी, और एम्पलीट्यूड कितना है? 3, तो 0.03। हाँ, तो और ये भी 15 ही आ गया, सही बात है, ये भी सही है। ओह सॉरी, मैं इसको वेलोसिटी समझ गया था। समझ में आ गई वाली बात? अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 springs with negligible mass and the force constant K1 is equal to इतना, K2 इतना R attached to the initial box address sharp मतलब 50 Newton second is given to the block with a hammer। अच्छा, दोनों जो शुरू में जो दोनों स्प्रिंग्स थी वो रिलैक्स थी, इक्विलिब्रियम विद बोथ स्प्रिंग्स आर नीदर स्ट्रेच नॉर कंप्रेस, सही बात है। हाँ ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर क्या है, जैसे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, तो अगर इसको यहाँ खींच के छोड़ा तो क्या होगा? इसको यहाँ खींच के छोड़ेगा तो ये भी कंप्रेस होगा और वो भी खींचेगा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, यानी कि जो नेट फोर्स लगेगी वो K1x + K2s लगेगी, यानी कि एक्चुअली इसका जो K इक्वलेंट है वो इस केस में K1 + K2 ही आ जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद बात करते हैं, क्या कह रहा है ये, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना का है, तो टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड होता है 2π√m/k, और m 2π√m/k। मास कितना है? मास तो दे रखा है ना, कहाँ है? 10 kg, और K1 K2 एक 200 है, एक 160 है, तो कितना हो गया? 360, तो यानी कि 10/360 का रूट इंटू 2π, तो ये 1/6 π/3 है, हाँ π/3, ये सही है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ मास ओमेगा है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी वो शुरू में उन्होंने दे दिया ना कि जब यहाँ था 50 न्यूटन सेकंड की इंपल्स पड़ी थी, हथौड़ा लेके पन से मारा 50 न्यूटन सेकंड, तो हमें कह सकते हैं जो m × Vmax है, यहाँ की जो वेलोसिटी वही तो मैक्सिमम वेलोसिटी है, और वही तो 50 दे रखी है। मास कितना है? 10, तो यानी कि ये कितना आ गया? 5, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ गई? 5, तो से किधर गया? 5 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही बात है। डेटा इनसफिशिएंट टू डिटरमाइन मैक्सिमम वेलोसिटी, गलत। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है 0.42, अब वो कैसे करोगे? तो हम ये कह सकते हैं, वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो मैक्सिमम वेलोसिटी वही तो ओमेगा ए है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू टाइम पीरियड π/3 था, तो 2π/3, ठीक है, पाई से पाई कट गया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 50/6, 50/6 आ रहा है क्या? 50/6 नहीं, कुछ कैलकुलेशन वो तो नहीं करी अपन ने, क्या कहते हैं उसको, यूनिट वाली कोई गलती तो नहीं करी है कन्वर्जन में?
m इंटू वी मैक्स इज इक्वल टू 50 इंटू ओमेगा इंटू ए। नहीं सब तो सही तो है, सब 50 भी जो उसमें ही है, टाइम भी उसमें ही है, सेकंड्स में ही है, मास की तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना, अपन तो टाइम पीरियड से निकाला, टाइम पीरियड तो सेकंड में ही आ रहा था, ठीक है, तो वो वाला ये वाली बात गलत हो जाएगी। समझ में आ गई वाली बात? अच्छा, फिर अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? टू ब्लॉक शोन हेयर रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। Two blocks shown here rest on a frictionless surface. If they are pulled apart by a small distance and released at t equal to 0, the time when 1 kg block comes to rest can be. हाँ, तो दोनों को खींचा और दोनों को एक साथ छोड़ दिया, तो टाइम व्हेन 1 kg ब्लॉक कम्स टू रेस्ट कैन बी। देखो सिंपल सी बात ये है कि जब इसको ऐसे खींच के छोड़ते हैं दोनों का टाइम पीरियड देखो सेम आना चाहिए, क्योंकि सेंटर मास रेस्ट पे रहने वाला है, और वो जो टाइम पीरियड निकाल के लाते हैं वो टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई रूट म्यू बाई के आती है, वेयर म्यू इज रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m+ m2, ठीक है। तो यानी कि वो कितना हो गया 2 पाई अंडर रूट m1 m2 कितना हो गया 2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कितना हो गया 3 और डिवाइड मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आ गया 24, तो ये आ गया 12, तो यहाँ पे आ गया ये 2 पाई बाय 6 यानी कि पाई बाय 3 आ गया। टाइम पीरियड आ गया पाई बाय 3 सेकंड। हर पाई बाय 3 सेकंड के बाद एक्चुअली पाई बाय 3 भी क्यों, पाई बाय 3 सेकंड बाद तो अंदर जाके वापस बाहर जाकर रुक जाएगा, ठीक है, यानी कि हर पाई बाय 6 सेकंड्स के बाद ये एक्चुअली रुका हुआ पाया जाएगा। नहीं समझ में भाई, ये वाला जो ब्लॉक है इसका ऐसे ऐसे मोशन हो रहा है, और जो इसका टाइम पीरियड है वो क्या कितना गिवन है पाई बाय 3 से, तो पाई बाय 3 में तो जाके वापस आ जाएगा ना, तो जाके भी तो रुका है एक बार, वो तो वो सिर्फ रुकने की बात कर रहा है, वापस आने की बात थोड़ी कर रहा है। यानी कि वो पाई बाय 6 फिर पाई बाय 6 फिर पाई बाय 6 फिर पाई बाय 6 फिर पाई बाय 6, हर पाई बाय 6 टाइम के बाद वो रुक रहा है। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? तो बस अगर इन चीजों में से जो भी पाई बाय 6 का मल्टीपल है वो सब आंसर है, ठीक है, n पाई बाय 6। अब n की भांति वैल्यू डाल के देखते रहो, तो पहला भी आ जाएगा, दूसरा भी आ जाएगा, c भी आ जाएगा, नहीं c नहीं, हाँ c 30 डिग्री है ना, हाँ वो भी आ जाएगा, पाई बाय 9 नहीं आएगा बस, ठीक है। वो ये 30 डिग्री है, ये 120 भी 30 का मल्टीपल होता है, 180 भी 30 का मल्टीपल होता है, 90 भी 30 का मल्टीपल होता है, तो a b and c आंसर हैं, डी आंसर नहीं है। समझ में आ गई भाई बात? अच्छा, अब बचे इसके इंटीजर वाले सवाल, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, अब यहां पे एक बार फिर आगे टाइम पीरियड निकालना है। कैसे निकालते हैं हम लोग टाइम पीरियड हमेशा, कि भाई मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करो, रिस्टोरिंग फोर्स निकालो, रिस्टोरिंग फोर्स निकाल के रिस्टोरिंग एक्सेलेरेशन निकालो, और उससे ओमेगा निकाल के टाइम पीरियड डिवाइड बाय ओमेगा कर दो। The block M is attached to the three springs, एक का K and 2K. If the block is slightly pushed against C, अब ध्यान से देखना भाई, इसको मैंने यहाँ पे X मान लो खींच लिया, तो पहली बात तो इधर से फोर्स 2kx लगेगी, ये बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अगर मैंने इसको X इधर खींचा तो इस X के दो कंपोनेंट हैं स्प्रिंग के हिसाब से, एक इसके पैरेलल स्प्रिंग के और एक स्प्रिंग के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से तो ये स्प्रिंग से टेढ़ी होगी, लेकिन पैरेलल की वजह से स्प्रिंग खिंचेगी, तो खिंचान कितना आया? x cos 45 का एक्सटेंशन आया, x बाय रूट 2 का एक्सटेंशन आ गया, यानी कि kx बाय रूट 2 की फोर्स इधर की तरफ लगाएगी ये स्प्रिंग। पर मुझे ये वाली फोर्स नहीं चाहिए, मुझे तो इस फोर्स का वो कंपोनेंट चाहिए जो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ खींच के ले जाए। तो यानी कि वो एंगल कितना है? ये एंगल फिर से 45 डिग्री है, यानी kx बाय रूट 2 इधर है, kx बाय रूट 2 का cos 45 और, यानी kx बाय 2 इसका, अच्छा इसका kx बाय 2 है तो इसका भी तो kx बाय 2 ही आएगा सेम कैलकुलेशन से, ठीक है। इसका 2kx, इन दोनों का मिला के kx इसमें एक्सटेंशन आया kx बाय रूट 2, उसका वाला कंपोनेंट अगेन kx बाय रूट 2 यानी कि kx बाय 2, इसका भी kx बाय 2, दोनों का मिला के kx, इधर से 2kx और, तो कुल मिला के फोर्स लग गई F इज इक्वल टू -3kx, तो एक्सेलेरेशन आ गई -3k बाय m इंटू एक्स, ए इक्वल टू माइनस मसाला एक्स, मसाला मस्ट बी ओमेगा स्क्वायर, टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 पाई अंडर रूट m बाई 3k। बोलो हाँ, अरे हाँ बोलो यार, यस से बोलते हो, हाँ समझ में आ गई बात? ये आगे बढ़ जाए क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है ये, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 किलोग्राम अटैच्ड विद स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, अ ब्लॉक ऑफ मास
4 किलोग्राम, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर executing SHM or simple harmonic motion 0.1 meter on the smooth horizontal surface as shown in the figure. If another block of mass 5 kg is gently placed on it at the instant it passes through the mean position, then find the frequency of the and amplitude of the motion assuming that two blocks. हाँ क्या हुआ भाई, एक बार उसके ऊपर रख दिया M1 दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल मास था ना, नहीं वो ऊपर वाला 4 किलो का था, बाद में 5 किलो का और रख दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ इसके अंदर, एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर दे रखा था और एकदम से उसको और रख दिया उसके ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये इसको छोड़ो, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से निकल रहा था तो इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, तो ओमेगा इंटू ए, इसकी वेलोसिटी ओमेगा इंटू ए था 0.1 दे रखा क्वेश्चन में, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, रूट ओवर के बाई एम, के कितना है 100, मास कितना था 4 इंटू ओमेगा इज 0.1, ये उसकी वेलोसिटी थी जस्ट उसको रखने से पहले। उसको रखने के जस्ट पहले और जस्ट बाद में मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं क्योंकि स्प्रिंग फोर्स वैसे भी नॉन इंपल्सिव होती है, ठीक है। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से, m v1 इज इक्वल टू, बाद में दोनों साथ चले गए तो 9 हो गया मास, 4 + 5 4 और दूसरे वाले का मास 5 है, ठीक है, इनटू नई, अच्छा नई वाली ओमेगा क्या हो जाएगी, दोनों साथ ही जा रहे हैं तो रूट ओवर के तो 100 है, बाई m इज 9 इनटू नया वाला एम्पलीट्यूड। ये देखो जरा, ये इक्वेशन समझ में आएगा तुम्हारे, m1 v1, ठीक है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 इंटू नई वाली वेलोसिटी। नई वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अभी है तो ये मीन पोजीशन पे ही, यानी कि यही मैक्सिमम वेलोसिटी है, यानी कि ओमेगा इंटू कैपिटल आ जाएगी। ओमेगा की वैल्यू लिख दी रूट ओवर के बाय नया वाला मास मल्टीप्लाइड बाय नया वाला एम्पलीट्यूड। बस इसको सॉल्व करके 100 से 100 कट गया, ये एक 4 से ये 4 हो कट गया, ये 9 से ये कट गया, तो ये कितना आ गया 2/3 इंटू 0.1, ये आ गया a', ठीक है क्या। तो नया वाला एम्पलीट्यूड आ गया 2/3 ऑफ पहले वाला एम्पलीट्यूड। अगला सवाल ये आ गया एक बार फिर एंगुलर एसिज्म का सवाल। एंगुलर एसिज्म में क्या होता है भाई, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म वर्टिकल रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। ठीक है, समझ में आ गया, हमारे बहुत लंबी चौड़ी बातें लिखी हैं। अब इसके बाद करना क्या है, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच स्प्रिंग इज k/2, द स्प्रिंग्स आर ऑफ नेग्लिजिबल मास। और दोनों का जो फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच स्प्रिंग इज k/2, ये भी k/2 ये भी k/2। इसका टाइम पीरियड निकालना है, ऐसा कहीं लिखा क्यों नहीं है, अच्छा फाइंड द फ्रीक्वेंसी, ओके फ्रीक्वेंसी निकालने वो ही है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, अब क्या करते हैं यहाँ पर, मास इसका m है ना, हाँ लेंथ इसकी l है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा किया और कितना थीटा टेढ़ा किया। जैसे थीटा टेढ़ा किया क्या होगा, एक बात तो ये होगी कि अच्छा इसमें वर्टिकल शब्द लिखा हुआ है कहीं, हाँ लिखा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लिखने का मतलब ये है कि मैं ग्रेविटी का यूज करना है, ठीक है। तो मैं आई वाज जस्ट होपिंग कि वर्टिकल ना लिखा हो तो मैं बिना ग्रेविटी के फटाक सॉल्व कर दूं, पर अब वो mg का भी टॉक लेना पड़ेगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, दिल पे पत्थर लेके कर लेंगे और क्या। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैंने थोड़ा सा सरकाया। पहली बात तो ये लेंथ कितनी है, l थीटा, तो यहाँ पे जो कंप्रेशन आया वो l थीटा का आ गया, यहाँ पे एक्सटेंशन भी l थीटा का आ गया। इसने फोर्स कितनी लगाई, k/2 l थीटा, ठीक है, और उसने भी इतनी फोर्स लगाई उधर की तरफ इंटू 2, ठीक है। इसको मैं l से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इस पॉइंट के बाद टॉर्क आ गई क्या, नहीं आई, ये समझ में आया क्या हुआ, ये नहीं आया। k/2 इंटू l थीटा ये तो है फोर्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों की फोर्स आ गई, नेट फोर्स यहीं पर है, तो जो टॉर्क आ जाएगी उसको l से मल्टीप्लाई करके टॉर्क भी आ जाएगी क्या, ये क्या आया नेट टॉर्क, नहीं नेट नहीं, सिर्फ स्प्रिंग वाली टॉर्क आई है। अब mg वाली और आनी बाकी है। अब जब m यहां पर था तो mg का एक कंपोनेंट तो एक इधर आ गया सेंटर मास में, देख रहे तो एक तो इधर आ गया और एक कंपोनेंट इधर की तरफ चला गया, mg वर्टिकली नीचे था, ये वाला एंगल थीटा था, तो हमें कह सकते हैं mg sin थीटा, इधर की तरफ फोर्स है इंटू l/2 टॉर्क है, तो प्लस mg sin थीटा इंटू l/2, ये क्या आया टॉर्क। मैं माइनस साइन अपने घर से लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि थीटा इधर की तरफ है, टॉर्क उधर की तरफ निकाली है, ठीक है। और अगर थीटा छोटा है, अच्छा प्लस अल्फा की वैल्यू की बात करें तो अल्फा क्या हो जाएगा माइनस, थीटा छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिख दूं क्या, यस सर, ठीक है, और थीटा कॉमन निकाल लूं क्या, ये 2 से 2 काट दूं क्या, अच्छा तो ये l² ही बन जाएगा, और kl² प्लस mg
L/2 इंटू थीटा और डिवाइड कर देता हूँ ml²/3 से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट। तो अल्फा इक्वल टू ये मसाला माइनस साइन, ये मसाला आ गया, दिस मसाला मस्ट बी ओमेगा स्क्वायर, यानी कि वो क्या हो गया, ये अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 ओमेगा और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ω/2π। समझ में आ गई वाली बात। तो बस अब यहां से ओमेगा निकालो और यहां डाल दो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो सवाल है ये तो खैर थोड़ा सा इससे बेकार सा ही सवाल है। वो ये एक स्ट्रेट लाइन है, वो वहां से रोल करता हुआ नीचे इंक्लाइंड है, सीधे रोल करता हुआ आगे, एक्चुअली एसएसएम का सवाल है भी नहीं, ठीक है। ये सिंपली इसका पीरियोडिक मोशन का क्वेश्चन है। वो होगा क्या, कुछ नहीं, वो वहां से एक चीज रोल करती हुई आई, फ्रिक्शनलेस सरफेस था और रोल भी नहीं करेगी, फ्रिक्शनलेस सरफेस आता सीधे सीधे फिसलती भी आ गई, एक्सेलरेशन यहाँ पे g/30 हो जाएगी, ठीक है। 20 सेंटीमीटर का ये हाइट है तो इससे ये वाली लेंथ निकाली जा सकती है। तो वो यहां से यहां तक आने का जो एक्सेलरेशन है g/30 है और ये जो लेंथ है ये 20/cos60 है यानी 40 है। तो ये लेंथ 40 सेंटीमीटर है, एक्सेलरेशन g/30 है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहां तक आते आते वेलोसिटी निकालोगे क्या। अच्छा, बाद में भी 20 सेंटीमीटर ऊपर तक ही जाएगा, पर ये दूरी 20√2 हो जाएगी क्योंकि 45 डिग्री है, और ब्रेक लगेंगे एक्सेलरेशन g/cos45 से या g/45 से, तो ये दोबारा रुकेगा, यहां से यहां तक का टाइम निकाल लो। तो बस अगर ये यहां से यहां तक टाइम t1 है तो फिर यहाँ t2 है, और ये t2 ये वापस आते रहे भी t2 फिर t1, तो जो टोटल टाइम पीरियड आएगा वो ट्वाइस ऑफ t1 + t2 आ जाएगा। समझ आ गई वाली बात। करना है ये, मतलब इसमें एसएसएम का कुछ खास है नहीं, सिंपली इसका सवाल है, क्या नाम है उसका, ये सिंपल सा उसका ही अपना हिसाब है, क्या काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है यार ये तो, ठीक है, तो कोई खास बात नहीं। अच्छा, एक सवाल ही आता है बढ़िया सा, इन द फिगर शोन मास 2m इज एट रेस्ट, ये रहा 2m रेस्ट पे एंड इन इक्विलिब्रियम, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम हाइट 4.5 mg/k फ्रॉम द प्लेट, द पार्टिकल स्टिक्स टू द प्लेट नेग्लेक्टिंग द ड्यूरेशन ऑफ द कोलिजन, फाइंड द टाइम फ्रॉम द रिलीज ऑफ m टू द मोमेंट व्हेन द स्प्रिंग हैज द मैक्सिमम कंप्रेशन। बहुत ही खूबसूरत सवाल, समझो इसको ध्यान से। ये रहा 2m मास, ठीक है। प्लीज नोट, ये शुरू में इक्विलिब्रियम पे तो है पर नेचुरल लेंथ पे नहीं है, नेचुरल लेंथ इसकी यहाँ कहीं ऊपर रही होगी, तो अभी ऑलरेडी स्प्रिंग पिच की हुई है 2m मास के बोझ के तले। ये बात समझ में आती है क्या। ये दूरी कितनी है, 2mg/k, समझ में आया क्या, 2mg = kx, ये आगे डिस्टेंस। अब क्या हुआ, अब यहां से हमने वो मास कितना दूसरा वाला m मास, वो m मास इस हाइट से गिरा दिया, कितना 4.5 mg/k डिस्टेंस से गिराया, आजा नीचे आजा। अब वो जब वो नीचे आया तो यहां आता तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, √2g और h क्या था 4.5 mg/k, इतनी उसकी हाइट से गिरा वो, तो 4.5 2 तो मिलकर जाएंगे 3 बाहर आ गए, g भी बाहर आ गया 3g इंटू √m/k, इतनी वेलोसिटी से यहां पर आके टकराए 2m से, उनका क्या मास था m, और उस बाद चिपक और गए, चैन नहीं इनके, चिपक गए। इसका मतलब जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं क्या, हाँ कर सकता हूं। क्यों कि ऑलरेडी ऑल्दो यहां पे स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों लग रही हैं, लेकिन वो दोनों ही नॉन इंपल्सिव हैं, और इसलिए मैं यहां पे इसका मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। मोमेंटम कंजर्व किया तो ये आगे 3 दिस इंटू m इज इक्वल टू, बाद में मिला के 3m इंटू वेलोसिटी। ये बात समझ में आ रही है। तो मास को उड़ाया मास से और 3 को उड़ाया 3 से, यानी कि वेलोसिटी आ गई g√m/k। अब समझो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को, और वो यहां पर ये है कि इसकी जो नेचुरल लेंथ है, सॉरी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है चिपकने के बाद, वो ये है कि नहीं है, वो ये नहीं है, वो और नीचे जाएगा, 3 mg/k होगी वो। समझ में आ रही बात ये, तो वो होगी 3 mg/k। ये सवाल थोड़ा सा एडवांस टाइप का है, लेकिन फिर भी अब है तो है ही। ये अब इसकी नई वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी, ये इसकी नई वाली मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी, जो कि अब ये तो क्या नेचुरल लेंथ थी, वहां से 2 mg/k नीचे, ये यहां से 3 mg/k नीचे होगी, ये वाली लंबाई 3 mg/k, ठीक है।
और एम्पलीट्यूड कितना आएगा, तो हम ये कह सकते हैं भाई साहब मीन पोजीशन से mg/k की दूरी पे वेलोसिटी इससे गिवन थी। वेलोसिटी क्या होती है, g√m/k। वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, √m/k। m क्या होता है, सॉरी k/m। k/m। m क्या होता है, m यहां पे 3m है। ओमेगा √a², नया वाला एम्पलीट्यूड पता करना है, माइनस, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, mg/k, है ना। हाँ, समझ आ रही है वाली बात। वेलोसिटी की जो वैल्यू आ रही है वो वेलोसिटी की जो वैल्यू आ रही है ये रूट के अंदर का, रूट का स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हट गया एक्चुअली। तो यहां पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, हाँ ठीक है आ जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अब इसको सॉल्व करके तो हम निकाल सकते हैं इसका नया वाला एम्पलीट्यूड। और जब आप इसका नया वाला एम्पलीट्यूड निकालोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि वो यहां पर भी उसकी कुछ वेलोसिटी तो थी, इसका मतलब इससे तो ज्यादा ही होगा, इसके और पीछे से आ रहा था। तो ये इसका एम्पलीट्यूड कुछ इस तरीके का आएगा जो कि 2mg/k, ये mg/k से ज्यादा होगा, 3mg/k से कम होगा, यहां तक कहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, फिर पूछा मैक्सिमम कंप्रेशन तक जाने का टाइम कितना लगा। तो सिंपल सी बात यहां पे ये है कि अगर आपको एम्पलीट्यूड मिल गया किसी तरीके से, ये वाला ए ये है, ये कितना है, ये है mg/k, और नीचे कितनी दूर तक जाए, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, यहां से और नीचे कितनी दूर तक जाएगा, 3mg/k, और सॉरी नहीं तो नेचुरल लेंथ है, ए ही और नीचे जाएगा, तो ये ए और नीचे जाएगा। इसका मतलब एंगल कितना कवर किया उसने, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो उसने पाई माइनस थीटा एंगल कवर किया। थीटा कैसे गिवन है, a cos थीटा इज mg/k। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू या थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स mg/ka। वैसे a यहां से निकाल सकते हैं, तो यार गंदगी है नहीं, ए निकाल सकते हो यहां पे, हैं जी, वो जो लिखा है v इज ओमेगा। अच्छा अंडर रूट भी आएगा ना इसके अंदर, वही मैं कुछ सोच रहा, कुछ गड़बड़ देखने में गड़बड़ लग रही है इसको। अगर हाँ अंडर रूट आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, अंडर रूट a² माइनस x²। हाँ, और x² में तो वो √mg/k का स्क्वायर किया हुआ है, तो mg/k लिख दिया। हाँ सही बात है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो g²m/k इज इक्वल टू k/3m इंटू a² माइनस mg/k। अभी सही लिखाएगा ये, और अगर ये सही लिखा हुआ है तो इसको m को स्क्वायर लगाओ, यहां पे k का स्क्वायर लगाओ, और फिर क्या करें, नहीं यहां पे स्क्वायर आएगा, ये mg/k ही तो x है, √mg/k s बढ़िया x है, ये स्क्वायर आएगा, तो यहां भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, जब यहां स्क्वायर आएगा तो वो m² g²/k² यहां पे आके जुड़ेगा, तो वो ट्वाइस ऑफ m² g²/k², नहीं ये 3 भी है, ये 3 यहाँ है तो ये 3 पहले यहां आएगा, फिर उसमें आगे जुड़ेगा तो ये 4 होएगा, तो ये सब 3 हट गया, ये आ गया। तो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू आएगी वो ट्वाइस ऑफ mg/k आएगी। तो अगर हाँ, अब एम्पलीट्यूड अगर ट्वाइस ऑफ mg/k आ गया तो ट्वाइस ऑफ mg/k आ गया, बहुत ही खुशी की बात है ना ये तो 2mg/k लिख दी, कैसे k का टाइम दिया, mg का टाइम cos इनवर्स हाफ 60 डिग्री आ गया। अगर ये 60 डिग्री आ गया तो यानी उसको 120 डिग्री एंगल ट्रेवल करना है, और उसको अगर 120 डिग्री एंगल ट्रेवल करना है तो यानी कि 2π/3 120 डिग्री डिवाइडेड बाय ओमेगा। और ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा √3m सॉरी m k/3m, और ये हो जाएगा इसका आंसर। जो टाइम पीरियड आएगा वो टाइम पीरियड, ओमेगा कितना होता है, ओमेगा क्या होता है, √k/m होता है। अब यहां पर तो 3m मास का, जो 3m मास सिस्टम कर रहा है ना, तो यानी कि k/3m आ जाएगा, तो √k/3m से डिवाइड कर दिया उसको। समझ में आ गई वाली बात। चलिए, तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो था वो यही वाला था इसका पूरे का, क्योंकि इसके अंदर हम लोग हमें क्या फेजर वेजर का पूरा मतलब
अच्छे से हमने इसको देख लिया। हालांकि मेरी इच्छा नहीं थी इस क्वेश्चन को यहाँ पे डालने की, पर मैं कहा चलो आप इतना फेजर पढ़ रहे हैं तो एडवांस के साथ थोड़ा क्या एक मेंस का सवाल भी अच्छा सा डाल लेते हैं। खैर आई होप आपको ये बात सवाल समझ में आ जाए, आराम से बैठ के तसल्ली से देख लो। और इसी के साथ कहानी समाप्त। ठीक है, SHM खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।